तो देखिए इससे पहले हमने लोड, सपोर्ट्स, ये सब चीजें पढ़ी थी। अब मेन हम एसएफडी बीएमडी पर है। तो सबसे पहले कैंटिलीवर की अगर हम बात करें तो कैंटिलीवर्स क्या है, जिनका एक एंड फिक्स्ड होता है और एक एंड फ्री होता है, ऐसी बीम्स को हम कैंटिलीवर्स बोलते हैं। अब मान लीजिए इसके फ्री एंड पर एक लोड लग रहा है W। इस लोड को हम बोलते हैं पॉइंट लोड। ये पॉइंट मान लीजिए A है, ये पॉइंट मान लीजिए B है और लेंथ L है। तो अगर हम यूकेपीएससी जेई और एसएससी जेई की बात करें तो एक सर्टेन टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि जैसे अगर पॉइंट लोड लग रहा है, यूडीएल लग रहा है, वीडीएल लग रहा है, तो एसएफडी की शेप क्या होगी? वो रेक्टेंगल होगा, ट्रायंगल होगा, पैराबोलिक होगा, या उसी तरीके से लोड लग रहा है तो बीएमडी की शेप क्या होगी? तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। और अगर हमने एसएफडी बीएमडी को सीख लिया तो आगे का सिलेबस जो है हमारे लिए वो बहुत आसान हो जाएगा। जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स है वो आपको इतना आसान लगेगा अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा। तो अब हमें ये इस बीम का एसएफडी बनाना है, ठीक है। एक भाई मुझे बस ये बता दीजिए कल क्या पढ़ा था? नहीं, बस मैं चेक कर रहा हूँ कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था भी। अच्छा ठीक है, ये लीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब देखो बच्चे, कल भी आपने कुछ लिखा होगा बट आज हम बिल्कुल नए फ्रेश तरीके से पढ़ते हैं इसको। अब मैंने कल आपको बताया था कि जब आप फिक्स सपोर्ट हटाते हो तो दो रिएक्शन आते हैं और एक मोमेंट आता है। तो आपने क्या करा, ये फिक्स सपोर्ट अगर आप हटा दोगे तो दो रिएक्शन आएंगे बी पॉइंट पर और एक मोमेंट आएगा। मान लीजिए इसको आपने नाम दिया HB, ये रिएक्शन है RB और ये लोड लग रहा है W। तो इस फिगर को आपने ऐसे भी बना सकते हैं। फिर आपने बोला कि सर समेशन ऑफ फोर्सेस x डायरेक्शन में 0 है, x डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स लग रही है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है जो B पर, तो ये जो HB है इसकी वैल्यू 0 होगी। ये बात याद रखिए, अगर लोड वर्टिकल होंगे तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हमेशा 0 होगा। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0 दो केस में नहीं होगा, एक जब कोई हॉरिजॉन्टल लोडिंग हो और दूसरा जब लोडिंग इंक्लाइंड हो, क्योंकि इंक्लाइंड लोड को आप क्या करते हो, फोर्सेस में रिजॉल्व कर दोगे। बात समझ आ रही है? आपके एग्जाम में 99% वर्टिकल लोड्स ही आएंगे, तो उस पर इतनी आपको जरूरत नहीं सोचने की। अब आपने ये समझा कि समेशन ऑफ फोर्सेस, दिस इज सिग्मा, सारी फोर्सेस को जोड़ दो अगर वाई डायरेक्शन में, तो इनका जो सम है वो 0 आना चाहिए। तो बच्चे वाई डायरेक्शन में आप देख रहे हैं दो फोर्स है, एक RB है और एक W है। तो आपने लिखा यहां पर RB अपवर्ड्स। अगर अपवर्ड्स ऊपर को आप पॉजिटिव मान रहे हो तो बच्चे नीचे को आप क्या मानोगे, नेगेटिव। तो आपने बोला सर RB माइनस W इज 0। तो बच्चे RB की वैल्यू आ गई W। तो जो फर्स्ट स्टेप था वो था रिएक्शन निकालना। सबसे पहले हमें रिएक्शन निकालना है। अब हमें शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये हमने कल लिख लिया था, ठीक है। यहां तक बेटा आपने नहीं लिखा ना, आप लिख लो इसको, क्योंकि बाकी ये थोड़ा सा कल बताया हुआ था। इसको लिख लो आराम से। देखो आज हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। जैसे मैंने कल भी बोला था कि आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है सोम की। अभी हम कैंटिलीवर्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर हम सिंपली सपोर्टेड पढ़ेंगे। कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगा और ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा रट लो, वो हम यहाँ पर प्रूव करेंगे उन रूल्स को। हम उन रूल्स को देखेंगे यहाँ पर, और अगर आप वो रूल्स याद रखेंगे, और एक एक लाइन के रूल है, ऐसे नहीं है कि वो बड़े बड़े स्टेटमेंट है, एक एक लाइन के रूल है। अगर वो आपको याद रहेंगे तो आप हर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले होगा आपको रिएक्शन निकालने हैं सपोर्ट्स पे, ये सबसे पहला स्टेप है। अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि यहाँ 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, यहाँ 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है,
तो बताइए सपोर्ट पर रिएक्शन कितना आएगा? सपोर्ट पर रिएक्शन कितना आएगा? 30, है ना। दोनों लोड को ऐड करा भाई, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज 0। तो बच्चे आरबी ऊपर 10 + 20 नीचे, तो कितना हो गया आरबी की वैल्यू? 30। समझ आई बात ये संदीप? एवरीवन, चलो थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। कल हमने पढ़ी है ये सब चीजें, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। मान लीजिए यूडीएल लग रहा है 5 किलो न्यूटन पर मीटर का 10 मीटर की लेंथ पर। चलिए बताइए सपोर्ट पर कितना रिएक्शन आएगा? 50। कैसे आएगा बच्चे? वेरी गुड। 1 मीटर पर 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है। जैसे एक एप्पल 10 रुपए का है, तो 10 एप्पल कितने के होंगे? तो 1 मीटर पे 5 किलो न्यूटन का लोड है, तो 10 मीटर पे कितना लगेगा? 5 × 10। और कहाँ एक्ट करेगा? सेंटर पर। तो 10 के सेंटर पे मतलब 5 मीटर पे, तो 50 किलो न्यूटन का लोड एक्ट करेगा 5 मीटर पर, और रिएक्शन हो गया आरबी। तो बच्चे आरबी की वैल्यू आ गई 50 किलो न्यूटन। ये बताने का रीजन है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां से निकालेंगे। बस एक और चीज मुझे बताइए, ये मैंने वीडियो लगाया, थोड़ा ध्यान से बताना है आपने। ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर मैक्सिमम इंटेंसिटी है, लेंथ 4 मीटर है। चलिए बताइए रिएक्शन कितना होगा सपोर्ट पर? वेरी गुड, 20। ट्रायंगल का एरिया निकालिए, हाफ इंटू 10 इंटू 4। वेरी गुड, 20। और बच्चे वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से कितने डिस्टेंस पर होता है? वेरी गुड, आई क्या बात है, बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही है। वेरी गुड, टच वर्ड। तो बच्चे ये आ गया 8/3, यहाँ पर आ जाएगा 4/3। ये 20 किलो न्यूटन का लोड लग गया, तो जो रिएक्शन की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 20 किलो न्यूटन। अभी ये रिएक्शन पता करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन भी है, ठीक है। अभी हमने क्या करा प्रीवियस क्वेश्चन में, सबसे पहले रिएक्शन निकाला, ये हमारा स्टेप फर्स्ट था, आई बिलीव कल मैंने लिखा भी दिया था ना। अब लिखो स्टेप सेकंड। तो सबसे पहले आपने रिएक्शन निकालना है, चाहे कैसी भी बीम हो, चाहे कैसा भी लोड हो। एक सेकंड, बच्चों किसी की अटेंडेंस रह रही है? सब हो गए डन? सेकंड स्टेप लिखिए, टू डिटरमाइन shear force। ये सेकंड स्टेप है, टू डिटरमाइन shear force at different sections, मतलब SFD बनाना। टू ड्रॉ shear force at different sections। तो बच्चे हमने क्या करा, देखिए ये स्टेप आपको समझना है, इंटरेस्टिंग स्टेप है। हमें अब ये पता करना है कि इसका एसएफडी बनाना है, जो हमारा मेन स्टेप आया। कल मैंने आपको बताया था कि शियर फोर्स क्या करता है, वो वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करता है। अगर कहीं पर फोर्स बदलेगी तो शियर फोर्स भी क्या होगा? बदल जाएगा, है ना। अभी जैसे मान लीजिए यहां पर एक फोर्स लग रही है, ठीक है, ये एक फोर्स लग रही है यहां पर। अब मैंने आपसे बोला कि ये फोर्स भी लग रही है और एक और फोर्स आ गई, तो इसको बैलेंस, भाई फोर्स बदल गई तो इसको बैलेंस करने के लिए जो शियर फोर्स है वो भी क्या होगा? बदलेगा। अब अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक लोड है W, और कुछ नहीं है यहाँ पर। तो बच्चे शियर फोर्स सिर्फ एक बार ही बदलेगी, मतलब सिर्फ एक ही शियर फोर्स आएगी। हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें कितने सेक्शंस चाहिए शियर फोर्स को बनाने के लिए। सेक्शंस कितने चाहिए? तो मान लीजिए मैं सेक्शन यहां कट करूं, यहां पे मैंने चेक करना है शियर फोर्स, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, हर बारी फोर्स कितनी आएगी? W। तो इस गिवन बॉडी के लिए, इस गिवन बीम के लिए हमें सिर्फ एक सेक्शन चाहिए।
जैसे मान लीजिए थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन है आपको, तो मान लीजिए यहाँ लोड लग रहा है 10 और यहाँ लग रहा है लोड 20। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। एक तो ए से लेकर सी तक सिर्फ एक लोड लग रहा है 10। तो बच्चे एक सेक्शन तो हो गया ए और सी के बीच में। अब सी के बाद फोर्स कितनी जा रही है, बदल गई 20। तो अगर बच्चे फोर्स बदलेगी तो भाई शियर फोर्स भी क्या होगा, बदल जाएगा। तो एक बारी शियर फोर्स आप चेक करोगे ए और सी के बीच में, और एक बारी चेक करोगे सी और बी के बीच में। इसी को एक बारी और समझ लीजिए। मान लीजिए इस बार 3 लोड लग रहे हैं, ये 10 है, 20 है और 30 है। तो एक बारी शियर फोर्स चेक करेंगे 10 20 के बीच में, फिर 10 20 30 के बीच में, और 30 और फिक्स सपोर्ट के बीच में। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होता है कि कितने सेक्शन चाहिए शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए। बच्चे बैक हटा दो यहां से। तो अगर हम अपनी इस बीम को देखें, तो बच्चे इस बीम के लिए हमें कितने सेक्शन चाहिए, सिर्फ एक सेक्शन चाहिए। तो पहले इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लेते हैं। और ये समझ आ रहा है एक ही सेक्शन क्यों चाहिए, लिखो इसको पहले, पॉइंट को लिखो। टू डिटरमाइन द SFD only one section is required. To determine the SFD only one section is required. अब देखिए आपने क्या करा, एक सेक्शन कट करा सी पर, आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ये लोड आ गया W। बच्चे ये A पॉइंट हो गया, ये पॉइंट C। सबसे पहले क्या समेशन ऑफ फोर्सेस Y डायरेक्शन में AC में 0 है? नहीं है। यहाँ कितनी लोड लग रहा है, W। तो भाई समेशन ऑफ फोर्सेस 0 नहीं है, W है। बट समेशन ऑफ फोर्सेस हमेशा क्या रहना चाहिए, 0। तो इस लोड को बैलेंस करने के लिए यहां पर कौन आएगा, शियर फोर्स। अब देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर ये शियर फोर्स आपने अपवर्ड्स क्यों माना है ना, कि आपने एक सेक्शन कट किया, मैंने एक सेक्शन कट किया और मैंने बोला इस लोड को बैलेंस करने के लिए शियर फोर्स आएगा। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने शियर फोर्स अपवर्ड्स माना हुआ है, क्या हम इसको डाउनवर्ड्स मान सकते हैं? आप बिल्कुल इसको डाउनवर्ड्स मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी अपवर्ड्स मान के समझते हैं फिर करते हैं। तो बच्चे यहां पर सिर्फ AC के लिए, फॉर AC, ये जो इतना पार्ट है AC, भाई समेशन ऑफ फोर्सेस Y डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, 0। शियर फोर्स ऊपर लग रहा है पॉजिटिव मान लीजिए, लोड नीचे लग रहा है नेगेटिव मान लीजिए 0। तो शियर फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, W। क्या ये शियर फोर्स, अगर मैं आपको बोलूं C पॉइंट लोड से X डिस्टेंस पर है, क्या यहाँ X की कोई टर्म आ रही है, नहीं आ रही। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बच्चे आप मुझे y इक्वल्स टू 2, ये लाइन मुझे आप बताओ कहाँ आएगी, इसको ड्रॉ करो। तो आप बोलोगे सर ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, तो y इक्वल्स टू 2, एक पैरेलल लाइन आ जाएगी। किसके बच्चे पैरेलल है, x एक्सिस के। अब हम बोले कि भाई हमारी शियर फोर्स की वैल्यू WI, हमने शियर फोर्स दिखाना है x एक्सिस पर, सॉरी y एक्सिस पर। y एक्सिस पर शियर फोर्स है और x एक्सिस पर क्या है, डिस्टेंस है। तो मैं आपसे बोलूं शियर फोर्स y एक्सिस पर है, तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब शियर फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, x पर तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा। बच्चे लोड है W और W लोड क्या है, कांस्टेंट है। तो आप बोलोगे सर अगर हम इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो हमें एक क्या मिलनी चाहिए, पैरेलल लाइन मिलनी चाहिए। तो अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो शियर फोर्स की जो वैल्यू है बीम में वो हर जगह कांस्टेंट है, और उसकी बच्चे वैल्यू कितनी है, W। तो शियर फोर्स इक्वल्स टू W को जब आप ग्राफ के रूप में दिखाओगे तो आप बोलोगे सर ये बिल्कुल y इक्वल्स टू कांस्टेंट वाली टर्म है।
और y इक्वल्स टू 2 3 4 कोई भी कांस्टेंट की लाइन क्या होती है बच्चों, बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है, जीरो स्लोप होगा इसका। बात समझ आई है? सो दिस इज द एसएफडी ऑफ दिस फिगर। ठीक है, पहले इतना लिखिए। हाँ, एक सेकंड रुको, चलो मैं बताता हूँ क्या लिखना है। एक मिनट रुक जाओ, पहले हटा देता हूं मैं कंफ्यूजन। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अभी आप ये फिगर बनाओ पहले, सिर्फ ये W के नीचे ये जो AC वाली है ना, अभी लिखो कुछ नहीं। सिर्फ वो फिगर बनाओ। आप आए नहीं कल बेटा, से पहले भी नहीं आए आप, एक दो दिन, आपसे ही कह रहा हूँ मैं। हाँ, इधर बैठे थे ना तुम। अभी अभी मास्क लगा रहा है यहाँ तक, सिर्फ आंखें दिख रही हैं, तब भी टीचर पहचान लेते बेटी। मैं कल तो लास्ट टाइम कैप वैप भी हुड पहन के बैठे हुए थे पूरा दिन, तो सिर भी ढका हुआ था, सिर्फ आंखों से पहचान लिया मैंने। वो ऐसे तारीफ नहीं करनी चाहिए अपनी, बट देख रहा हूँ कोई भी टीचर जो पढ़ाते हैं ना, एक सब पता चल जाता है कौन बच्चा आ रहा है, किस दिन आ रहा है, क्या कर रहा है। जब हम भी स्टूडेंट थे, हमें लगता था कि टीचर को पता ही नहीं चल रहा हम क्या कर रहे हैं क्लास में। ऐसा नहीं है, टीचर को सब पता रहता है कौन क्या कर रहा है। बच्चे फिगर बना ली? अब आप ऐसे लिखो, फॉर एसी, सिर्फ एसी वाले पार्ट के लिए summation of forces in y direction should be 0. तो y डायरेक्शन में बच्चे दो फोर्सेस है, SF एंड W. So SF minus W should be equals to 0. So SF should be equals to W. SF is shear force. कई जगह बुक में shear force को ऐसे V से दिखा देते, ठीक है, इसको ऐसे V बोल देंगे। तो हमने SF इसलिए लिख दिया कि कंफ्यूजन ना है, shear force लिख दिया। अब नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं, हम ये लिखेंगे कि अगर हम shear force को y एक्सिस पर दिखाएं, तो ये जो इक्वेशन है, ये y इक्वल्स टू कांस्टेंट की तरह है ना बच्चे। और y इक्वल्स टू कांस्टेंट को अगर आप ग्राफ में बनाओगे तो क्या आएगा, एक लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है। ये बात समझ आ रही बच्चों? इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। लिखो इक्वेशन फर्स्ट represents a line, equation first represents a line parallel to x-axis, where on x-axis, कि x-axis पर है क्या, where on x-axis length is located, x-axis पर length है, where on x-axis length is located, and on y-axis shear force is located, and on y-axis shear force is located. तो बच्चों अगर हम इसका SFD बनाए, तो A से लेकर B तक हर जगह shear force क्या है, कांस्टेंट है। सो दिस इज द SFD। shear force x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो हर जगह कांस्टेंट है। तो अगर एक कैंटिलीवर है जिसपे पॉइंट लोड लग रहा है, so this will be the SFD. अब दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम यहां से कंक्लूड करेंगे, पहले ये लिख लीजिए, SFD बना लीजिए। अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूं, अगर आप उसे सुनेंगे, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हैं। बच्चे अगर आपको याद हो, रिएक्शन बी पर कितनी थी,
W। अगर आप ध्यान दें तो शियर फोर्स B पर कितना है, W। शियर फोर्स B पर कितना है, W, और B पर रिएक्शन था W। सपोर्ट पर हमेशा जितना रिएक्शन होता है उतना ही वहां पर शियर फोर्स होगा, एवरी सिंगल टाइम। चाहे कैसी भी बीम हो, चाहे कैसी भी लोडिंग हो, जितना सपोर्ट पर रिएक्शन होगा वहां पर हमेशा उतना ही शियर फोर्स होगा, हमेशा। बहुत बारी आप, अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, देखने में आपको लगेगा अरे कितने मुश्किल है, कितने कैसे, बट बहुत आसान हो जाएंगे। आपको पहला रूल है ये हमारा, पहला रूल हमारा ये है कि जितना सपोर्ट पर रिएक्शन होगा उतना ही वहां पर शियर फोर्स होगा। तो इसको ऐसे लिखो, रूल 1। 9 रूल्स होंगे टोटल, और ऐसी वन लाइनर है, और ऐसी उनको हम हर रूल को प्रूव करेंगे। और एट द एंड जब हम सीख जाएंगे ना ये 9 रूल लगाना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। पहला रूल लिखो, रूल नंबर फर्स्ट लिखो, लिखो द शियर फोर्स एट द सपोर्ट, द शियर फोर्स एट द सपोर्ट is equal to the reaction at that support, is equal to the reaction at that support। अब जैसे इसको हम और समझें, अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस दिखेंगे भी आपको ऐसे, ये 10 किलो न्यूटन है और ये 20 किलो न्यूटन है। मैंने आपसे बोला कि आप मुझे शियर फोर्स बताओ बी पर कितना आएगा, 30, क्योंकि बी पर रिएक्शन कितना है, 30। तो जितना रिएक्शन है उतना ही वहां पर क्या आएगा, शियर फोर्स। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ये यूडीएल लग रहा है और एक पॉइंट लोड भी लग रहा है। यूडीएल की या पॉइंट लोड 10 किलो न्यूटन का है, यूडीएल 5 किलो न्यूटन पर मीटर का है, 5 मीटर की लेंथ है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। शियर फोर्स एट बी कितना होगा बच्चे? सबसे पहले आप रिएक्शन निकालोगे। रिएक्शन दो लोड्स की वजह से आ रहा है, एक पॉइंट लोड, दूसरा यूडीएल। पॉइंट लोड कितना है, 10 किलो न्यूटन प्लस, बच्चे यूडीएल कितना है, 1 मीटर पे 5 किलो न्यूटन है, तो 5 मीटर पे कितना लगेगा, 25। तो टोटल लोड कितना आ गया, 35। ये रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा, और जितना रिएक्शन है वहां पर उतना ही बच्चे क्या होगा, शियर फोर्स। तो बी पर शियर फोर्स कितना आ गया, 35। अब देखिए एसएससी जेई का क्वेश्चन है, और पहले ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया था। इन्होंने क्या करा, एक ट्रेपेजॉइडल लोडिंग बना दी। तो आधे बच्चे तो ट्रेपेजॉइडल लोडिंग देख के ही क्वेश्चन छोड़, आधे भी नहीं, क्या बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ देते, पर जबकि बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए 10 किलो न्यूटन पर मीटर ये वाली इंटेंसिटी है, और 30 किलो न्यूटन पर मीटर ये वाली इंटेंसिटी, और 4 मीटर ये डिस्टेंस है। मुझे बताइए शियर फोर्स सपोर्ट बी पर कितना होगा? ट्रेपेजॉइडल लोडिंग है, 10 किलो न्यूटन मीटर यहां पर है, 30 यहां पर है, 4 मीटर लेंथ है, बी पर कितना शियर फोर्स आएगा? अच्छा करेंगे क्या इसमें? आप बेटा डायरेक्ट कर लो ना, ट्रेपेजॉइडल का डायरेक्ट, वो गलत नहीं बता रहे हो आप, बट आप एक स्टेप बढ़ा रहे हो ना। ट्रेपेजॉइड का एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। मान लीजिए ये लाइन ए है, या ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, और बीच में ये एच है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एच बाई 2। जो पैरेलल साइड्स है, ये जो पैरेलल साइड्स है इनका समेशन, और जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसकी मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड। अब देख लेते हैं यहां पर, सबसे पहले बच्चे टोटल लोड निकालते हैं, टोटल लोड। तो टोटल लोड मैंने आपको सिखाया कि डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया होता है।
तो एरिया कैसे आएगा, एक साइड हो गई 10, दूसरी साइड हो गई 30, 10 + 30। बच्चे यहां तक की बात समझ आ रही है? इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 40, ये हो गया 2, दिस इज 80 किलो न्यूटन। ये टोटल लोड लग रहा है। अब ये टोटल लोड किसके इक्वल हो जाएगा, रिएक्शन एट बी के, और ये रिएक्शन जितना रिएक्शन है उतना ही क्या होगा वहां पर, शियर फोर्स। तो बी पर शियर फोर्स आ गई 80 किलो न्यूटन। बात समझ आई बच्चों? अब ये एग्जाम्स के क्वेश्चन है। अब ट्रेपेजॉइडल लोडिंग में थोड़ा सा डर है। देखिए, डर रिलेटिव टर्म होती है। जितनी आप, अब हो सकता है एक बच्चे को बिल्कुल डर ना लगे और एक बच्चे को डर लगे, सारा मेहनत का खेल है। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे, डर अपने आप कम होता चला जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे और इसमें क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चंस ही है कि एसएफडी क्या बनेगा, कैसे बनेगा, लोडिंग कैसे। मैंने बोला ना, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया, उसके बाद एसएससी जेई में आया, और ये यूकेपीएससी जेई में भी बहुत आराम से पूछा जा सकता है, क्योंकि एरिया आप सीधा देख सकते हैं कि 10 + 30 कर दो, 44 का हाफ कर दो, 2 40 × 2 80। तो क्या होता है, मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम्स में यूकेपीएससी जेई में बड़े न्यूमेरिकल नहीं आते, सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे जहां डेटा ज्यादा मुश्किल ना हो, तो आराम से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। तो हमारा जो पॉइंट था कि सपोर्ट पे जितना रिएक्शन है उतना ही वहां पर हमेशा शियर फोर्स आएगा, ये हमने यहां से प्रूफ कर दिया। बच्चों, बात समझ आ रही है? अब रूल नंबर 2 देखिए। ये सब क्वेश्चंस हम लिखेंगे, डोंट वरी, अभी तो मैं समझा रहा हूं आपको। रूल नंबर 2 क्या है बच्चे, यहां पर सिर्फ पॉइंट लोड लगा हुआ है ना, सिर्फ डब्ल्यू है, कोई यूडीएल नहीं है, कोई वीडीएल नहीं है। और अगर आप एसएफडी को देखो तो एसएफडी की शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर शेप है। तो अगर किसी भी बीम में, चाहे वो सिंपली सपोर्टेड हो, चाहे वो ओवर हैंगिंग हो, चाहे वो कैंटिलीवर हो, अगर लोड सिर्फ पॉइंट लोड लग रहा है तो शियर फोर्स डायग्राम में बनेंगे रेक्टेंगल्स, नथिंग एल्स, सिर्फ रेक्टेंगल्स बनेंगे। अभी हम प्रूफ करेंगे, अगला टॉपिक वही आएगा कि अगर यूडीएल लगेगा तो सिर्फ ट्रायंगल्स बनेंगे, अगर वीडीएल लगेगा तो सिर्फ पैराबोलिक्स बनेंगे। इनको हम प्रूफ करेंगे। जैसे अभी हमने ये प्रूफ करा कि जो शियर फोर्स है वो एक कांस्टेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट के केस में बच्चे क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर। लिखिए रूल नंबर 2। और मैंने आपको बोला ना, मेन मजा ले नहीं है लोडिंग से एसएफडी बनाना, मेन मजा है एसएफडी से लोडिंग बनाना, और वो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। लिखिए रूल 2 में, लिखिए, लिखो फॉर पॉइंट लोड्स, एसएफडी will have rectangular blocks। एसएफडी में रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बनेंगे। एसएफडी will have rectangular blocks। दो तीन लाइनें छोड़ दीजिएगा, इसमें ना बीएमडी का भी आएगा, बट अभी हम एसएफडी समझ रहे। 2-3 लाइन छोड़ के, मतलब तो एक पैराग्राफ टाइप छोड़ दीजिए। बीएमडी अभी हम प्रूफ करेंगे कि बीएमडी लीनियर बनेगा, पहले हम एसएफडी समझ लेते हैं। अब देखिए, किसी बच्चे के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि सर हमने शियर फोर्स अपवर्ड्स ले रखा है, हमने डाउनवर्ड्स क्यों नहीं लिया। कुछ बुक्स में हो सकता है आप देखो तो आपको जो शियर फोर्स डायग्राम है वहां पर -W दिखे। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान से सुनो इसको बच्चे, ये एंटायरली आपकी चॉइस है कि आप शियर फोर्स की डायरेक्शन क्या मानते हो। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने बोला कि सर मैंने शियर फोर्स डाउनवर्ड्स मान लिया, तो समेशन ऑफ फोर्सेस y डायरेक्शन में 0 है, शियर फोर्स और W एक ही डायरेक्शन में लग रहे, तो मान लीजिए दोनों को आपने बोला कि भाई डाउनवर्ड्स पॉजिटिव बोल दिया, तो शियर अपवर्ड्स पॉजिटिव है, डाउनवर्ड्स पॉजिटिव है, तो शियर फोर्स प्लस W क्या हो गया, 0। तो शियर फोर्स की वैल्यू क्या आई, -W। देखिए मैग्नीट्यूड क्या आया, सेम आया, W पहले भी W ही आया था, साइन क्या आ गया, नेगेटिव। इस नेगेटिव का मतलब ये होता है बच्चे कि जो डायरेक्शन आप मान रहे हो, नहीं गलत नहीं हम बोलेंगे, उसके अपोजिट है। आपने क्या माना हुआ है कि शियर फोर्स डाउनवर्ड्स लग रहा है, बट एक्चुअल में शियर फोर्स डाउनवर्ड्स नहीं लग रहा है, वो कहां लग रहा है,
अपवर्ड्स। अब आप shear force इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू का ग्राफ बनाओ, y इक्वल्स टू -2 कहां बनेगा, एक्स एक्सिस के नीचे। तो जब आप बच्चे shear force माइनस डब्ल्यू बनाएंगे तो ये a ये b, बस फर्क क्या होगा, ये इस बार नीचे बनेगा। तो कुछ बुक्स में हो सकता है आपको ये -w दिखे। तो बच्चे ये SFD बिल्कुल सही है, ये SFD भी बिल्कुल सही है। एग्जाम में क्या होगा, दोनों ऑप्शन गिवन नहीं होंगे, कोई एक ऑप्शन गिवन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं, रिएक्शन जितना है बी पर, रिएक्शन कितना है, W है। जो रिएक्शन का मैग्नीट्यूड है W, वही मैग्नीट्यूड किसका है, शियर फोर्स का। शियर फोर्स भी कितना है, W। तो मैग्नीट्यूड दोनों जगह सेम है और दोनों जगह ब्लॉक कैसा बन रहा है, रेक्टेंगुलर। तो ये एंटायरली आपकी चॉइस है कि आप शियर फोर्स कहां मानते हैं। जो बच्चा SFD -W बनाएगा वो बिल्कुल सही है, जो +W बनाएगा वो भी बिल्कुल सही। एग्जाम में आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, साइन नहीं पूछा जाता। बात समझ आई बच्चों। अब तीसरा रूल देखो गया है, जिस जगह पॉइंट लोड लगेगा, पॉइंट लोड कहां पर लग रहा है, ए पर, वहां पर आपको एक वर्टिकल चेंज दिखेगा। यहां पर एक वर्टिकल चेंज है, या इसको छोड़ दो, इसको आगे पढ़ेंगे, ये अभी और अच्छे समझेंगे। इसका SFD समझ आया। अब एक पेज छोड़ दीजिए BMD के लिए, पहले हम SFD को मजबूत करेंगे और फिर इनके BMD पढ़ेंगे। एक पेज छोड़ दीजिए, अभी पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, पहले SFD का पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। सेकंड है केस विद UDL over the span. With UDL over the span. अब देखो बच्चे ये कैसे होगा, A B लेंथ L है, W किलो न्यूटन पर मीटर की लोडिंग है। मैंने आपसे बोला बच्चे आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, आपने बोला सर RB आया यहाँ पर, और बच्चे लोड कितना आ जाएगा, W इंटू L। 1 मीटर पे W तो L पर W इंटू L। तो बच्चे रिएक्शन RB की वैल्यू क्या हो जाएगी, WL। और जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, इसी मैग्नीट्यूड का क्या आना चाहिए, शियर फोर्स। अभी हमने SFD जस्ट हमारे सामने आ गए, हमें अभी हमने देखो 15 सेकंड हुए होंगे क्वेश्चन स्टार्ट करे, बट हमने एक इंपॉर्टेंट चीज ये सीख ली है कि बी पर शियर फोर्स कितना आना चाहिए, WL। बच्चों ये बात समझ आ रही है। देखो मैं चीख चिल्ला नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे चीखा ना तो मैं फेफड़े इधर आकर नाच रहे होंगे यहाँ पे, बट ये नहीं है कि अगर मैं चिल्ला नहीं पा रहा हूं तो आप लोग ने चिल्ला सकते। बच्चों ये बात समझ आ रही है आपको। अब पहले यहां तक लिखो। अब मेन पैटर्न ये आएगा कि ये वेरिएशन आएगा कैसा, कैसा आएगा, क्यों, वो लीनियर ही होता है। प्रूव करो, खाली मत बैठो जितने बच्चे लिख रहे। हाँ प्रूव करो ना, प्रूव करो, मुझे मैथमेटिकली दिखाओ, बताओ नहीं। हम्म 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 हम्म। ये तो पूछो कैसे आया, मतलब घुमा रहे हो मुझे। तो गुड, y इक्वल्स टू mx बनेगा इस बार। देखो बच्चों, सबसे पहले हमने शियर फोर्स निकाली, अब हमने
ये पता कर लिया कि हाँ भाई बी पर शियर फोर्स डब्ल्यू एल के इक्वल आना चाहिए। अब हमने क्या करा बच्चे, एक सेक्शन कट करा, ठीक है। तो ये बीम दोबारा बना लेते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ए पॉइंट हो गया, बी लेंथ एल है, ये डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर हो गया। अब आपने क्या करा, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कितने सेक्शंस चाहिए। अगर आप देखो एक ही यूडीएल लग रहा है, यूडीएल बदल तो रहा नहीं है, तो कितने सेक्शन चाहिए, एक, सिर्फ एक सेक्शन चाहिए। एक सेक्शन चाहिए का ये मतलब होता है कि शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए आपको कहां कहां शियर फोर्स चेक करना है। तो आपको सिर्फ एक जगह चेक करना है, क्यों, क्योंकि यूडीएल सिर्फ एक लग रहा है। जैसे पहले पॉइंट लोड लग रहा था, कितने पॉइंट लोड थे, एक, तो एक ही जगह चेक कर लिया। ऐसे शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए यूडीएल के केस में कितने सेक्शन चाहिए, सिर्फ एक सेक्शन चाहिए। तो आपने ये इसको ऐसे कट करा, यहां पर ये आपने यूडीएल दिखा दिया। आपने ये मान लिया कि शियर फोर्स अपवर्ड्स है, ठीक है। ये ए हो गया, इसको सी मान लीजिए। अब ये डिस्टेंस एक्स हो गया और ये है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। बच्चे अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो 1 मीटर पे डब्ल्यू लग रहा है, तो एक्स पर कितना लगेगा, वेरी गुड, डाउनवर्ड्स में लगेगा डब्ल्यू इंटू एक्स, और ये शियर फोर्स आ गया ऊपर। तो बच्चे अगर समेशन ऑफ फोर्सेस आप वाई डायरेक्शन में 0 कर दो तो शियर फोर्स माइनस डब्ल्यू एक्स किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो बच्चे शियर फोर्स किसके इक्वल हो गया, डब्ल्यू एक्स। डब्ल्यू एक्स किसके, जो बच्चे डब्ल्यू एक्स है ये किसकी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स। एम एक्स किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की जिसका स्लोप m है। सबसे पहले आप मुझे बताओ, ये समझ आया शियर फोर्स इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स कैसे आया है। इसको लिखो, यहां तक लिखो, ऐसे ही डायग्राम बनाओ और ऐसे लिख लो इसको। एसएफडी बनाओ। नेगेटिव बनेगा, क्यों, कहाँ लिया है शेयर फोर्स, यहाँ तो अपवर्ड्स दिख रहा है। हाँ तो जहाँ जो उसके जो बना है उसके केस में बताओगे ना। लिख लिया बच्चों। अब देखो हम शियर फोर्स डायग्राम बनाए अगर एक्स की वैल्यू को अगर हम 0 रखें तो शियर फोर्स क्या मिलेगा, 0। एक्स की वैल्यू 0 कहां पर होगी, ए पर, क्योंकि आपने डिस्टेंस ए से लिया है। तो अगर हम ऐसे लिखें, एट एक्स इक्वल्स टू 0 शियर फोर्स हमें ए पर मिलेगा जो कि 0 है। एंड एट एक्स इक्वल्स टू एल, बच्चे एल रखने पे, पूरी लेंथ रखने पे कौन सा पॉइंट मिलेगा, बी। एक्स की वैल्यू को एल रखिए, क्या मिला, शियर फोर्स डब्ल्यू एल। और हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे कि शियर फोर्स बी पर कितना आना चाहिए, डब्ल्यू एल, क्योंकि शियर फोर्स उतना ही आएगा जितना सपोर्ट पर क्या होगा, रिएक्शन। तो आपने ये प्रूव भी कर दिया, जो अभी आपने पॉइंट बोला वो प्रूव भी हो गया। तो बच्चे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू डब्ल्यू एल। और ये वेरिएशन कैसा आएगा, लीनियर, क्योंकि जो शियर फोर्स है वो एक्स पर डिपेंड कर रहा है। आपके अगर मैं बोलूं कि बच्चे y इज इक्वल्स टू एम एक्स,
इसको सॉल्व करो, ये ड्रॉ करो, तो बच्चे दिस इज y इज इक्वल्स टू mx, स्लोप है ये। तो अगर मैं आपसे बोलूं शियर फोर्स इक्वल्स टू wx को बताओ क्या वेरिएशन आएगा? शियर फोर्स बच्चे किसके प्रोपोर्शनल हो गया? x के। तो ये कौन सा वेरिएशन होगा? स्ट्रेट लाइन जिसका एक स्लोप है। तो बच्चे दिस इज द एसएफडी। ये बात समझ आ रही है बच्चों? अजय समझ आई बात? ये यहां तक समझ आया? ये wx, ये जो वैल्यू आई है wl, बच्चे y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जिसका y एक्सिस पर इंटरसेप्ट c है और स्लोप m है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी ड्रॉ करो, तो ये होती है लाइन, इसको c बोलते हैं, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, और जो स्लोप है वो m है। अगर आप c को 0 कर दो तो ये ऐसे बनेगी इक्वेशन, और ये इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx। अगर आप चेक करोगे तो y एक्सिस पर अगर हम शियर फोर्स रखें तो ये जो इक्वेशन है ये हो गई शियर फोर्स इक्वल्स टू wx। तो अगर मैं आपको बोलूं इसको लोकेट करो, और a को अगर मैं बोल रहा हूं ओरिजिन है, तो ये इस तरीके से एक लाइन जाएगी, लीनियर लाइन बोलेंगे इसको। सिंपल स्कूल की मैथ्स तो देखिए आनी चाहिए, मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखूंगा, बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं आपको कि आप बहुत हाई फाई मैथ्स और एकदम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और ये सब सीखे, नहीं। 8th 9th में जो हमने मैथ सीखी थी वो तो आनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन कब आता है? सीबीएसई में, ये 9th में आ जाता है। तो 9th की चीजें तो आनी चाहिए, बीटेक की चीजें नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है तो आपको पता नहीं है, ये सब तो पता है आपको। तो बच्चे शियर फोर्स डायग्राम जब यूडीएल लगेगा, चाहे वो कैसी भी बीम हो, हमेशा क्या होगा? लीनियर। चाहे यूडीएल हो, चाहे वीओ सॉरी चाहे सिंपली सपोर्टेड हो, चाहे कैंटिलीवर हो, चाहे ओवरहैंगिंग हो, अगर बीम पर यूडीएल लग रहा है तो हमेशा शियर फोर्स डायग्राम ट्रायंगुलर बनेगा। अगर आप शियर फोर्स को डाउनवर्ड्स दिखाते तो ये क्या बनता? -wx, और उस केस में एसएफडी नेगेटिव आ जाता, ये नीचे आ जाती है। ये दोनों शियर फोर्स डायग्राम ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला दोनों सही है। एग्जाम में कोई एक ऑप्शन गिवन होगा, और अगर मान लीजिए आपको सब्जेक्टिव पेपर दे रहे जहां लिखना पड़ रहा है, तो वहां आप दोनों में से कोई भी फिगर बना के आइए, आपको सेम मार्क्स मिलेंगे। अब यहां पर हम रूल नंबर 3 ऐड करेंगे। रूल नंबर 3 क्या होगा कि अगर बीम की लोडिंग यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो शियर फोर्स डायग्राम में हमेशा बच्चे क्या बनेंगे? ट्रायंगुलर ब्लॉक्स, हमेशा। ये वो चीजें हैं, अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ एसएससी जेई में, उन्होंने बोला एक सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडीएल लग रहा है, तो एसएफडी की शेप बताइए क्या होगी? कैसा बनेगा एसएफडी? ट्रायंगुलर। अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो एसएफडी कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर। और अभी हम प्रूव करेंगे कि जब वीडीएल लगेगा, वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगेगा, तो पैराबोलिक बनेगा, अभी प्रूफ करेंगे। बट रूल नंबर 3 लिखिए, देखो, इफ द लोडिंग इज यूडीएल, if the loading is UDL, then SFD will always be, if the loading is UDL, then SFD will always be triangular. Then SFD will always be triangular. बच्चों ये बात समझ आ रही है यहां तक की? फिर से 2-3 लाइनें आपने छोड़नी है, मैं अभी बता रहा हूं, बट इसको प्रूफ भी करेंगे कि बीएमडी की अगर आप बात करोगे तो बीएमडी हमेशा एसएफडी से एक पावर ऊपर बनता है। जैसे यहां पर शियर फोर्स एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो एक्स से एक पावर ऊपर पर बीएमडी डिपेंड करेगा, मतलब बीएमडी किस पे डिपेंड करेगा? एक्स स्क्वायर पर। ये प्रूफ करेंगे, जो भी मैं बोल रहा हूं वो प्रूफ करेंगे। तो यूडीएल का जो बीएमडी होगा वो हमेशा पैराबोलिक होगा, ये प्रूफ करेंगे। बट कंफ्यूजन चेहरे पे दिख रहा है, आधे चेहरे ढके हुए हैं, माथा छुपा हुआ है, आंखों में कंफ्यूजन दिख रहा है। तो थोड़ी देर में अब इसको डिस्कस करेंगे, 2-3 लाइनें छोड़िए या पूरा एक पेज छोड़िए, बीएमडी इनका एक साथ डिस्कस करेंगे।
जैसे मेरा मानना ये है कि पहले एक चीज अच्छे से समझ लेंगे, कंसेप्ट पूरा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, देन फिर हम इनके बीएमडी करते चले जाएंगे। तो बच्चों पहले आप ऐसा करो, मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूं, आप एसएफडी देख लो, जो 2 केसेस आपने पढ़े हैं, और डाउट्स है तो पूछ लो। कराने को तो सिलेबस आराम से खत्म हो जाएगा, बट मेन बात यह है कि आप कितना समझ रहे हैं। सबसे पहले एसएफडी आप देखो, पॉइंट लोड का। कहीं भी डाउट आ रहा है, किसी भी स्टेप में डाउट आ रहा है तो बिल्कुल पूछ लीजिए। मैं आपको बोलूंगा कि आप अभी पूछो क्लास में, हेजिटेशन नहीं रखो मन में कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं क्यों पूछ लूं एंड ऑल। बाद में भी आप पूछ सकते हो, बट पहली कोशिश रखिए कि आप अभी पूछो। सबसे पहले रिएक्शन कैसे आया, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। दूसरा, शियर फोर्स कहां कहां निकालनी है। फिर शियर फोर्स का जो डायग्राम है वो वैसा ही क्यों बन रहा है। बस समझे बेटा, समझ आया आपको? है बच्चे, शियर फोर्स ऐसी फोर्स है जो बॉडी में स्लाइड लाने की कोशिश करती है। जैसे ये हैंड है और ये मैं इसको ऐसे मूव करा रहा हूं, तो वो फोर्स जिसकी वजह से बॉडीज आपस में स्लाइड करें उसको शियर फोर्स बोलते हैं। जैसे कंप्रेशन सुना होगा, कंप्रेशन क्या करता है, वो फाइबर को दबाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस फाइबर को खींचता है। और जो शियर है वो फाइबर को खिसकाता है, स्लाइडिंग कराता है। यही पूछा था, यही पूछा था ना, शियर क्या होता है। बच्चे जैसे शियर 2 पार्ट्स के बीच में लग रहा है ना, मैं यही तो कह रहा हूं। जैसे शियर क्या करता है, जैसे ये शियर लग रहा है, इस तरीके से लगता है। शियर हमेशा क्रॉस सेक्शन में लगता है, और जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर लगता है। तो शियर क्या करता है, हमेशा क्रॉस सेक्शन में लगने की वजह से क्रॉस सेक्शन में स्लाइडिंग लेकर आता है, ऐसे स्लाइडिंग कराता है, एंगुलर डिफॉर्मेशन लेकर आता है शियर। और जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो वॉल्यूमेट्रिक चेंज लेकर आता है, लेंथ को बदलेगा, घटाएगा, बढ़ाएगा। शियर क्या करता है, एंगुलर डिफॉर्मेशन लाता है, शेप को बदलता है। बच्चे सिंपल सी हमने एक मैथ्स की वो बात बोली है। देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे कर्व बना के दिखाऊं, ये एक कर्व है, ठीक है। ये मैंने बोला 1 है, ये 0.2 है। मैंने आपसे बोला कि बच्चे आप y इज इक्वल्स टू 2 को लोकेट करो। मैंने आपको बोला आप x इक्वल्स टू 1 को लोकेट करो। x इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हो गया, एक लाइन आपने ऐसे खींच दी। और y इक्वल्स टू 2 क्या होगा, ये लाइन आपने खींच दी। अब मैंने बोला कि बस आप x इक्वल्स टू 5 तक ये लाइन बनाओ। तो आपने बोला सर ठीक है, सिर्फ 5 तक बनाएंगे, यहां तक, है ना। अब हमने शियर फोर्स की वैल्यू बोली कि WI है। मान लीजिए y एक्सिस पर शियर फोर्स है और x एक्सिस पर लेंथ है, तो y किसके इक्वल हो गया, W के। मतलब y की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो कैसा बनेगा, ऐसा। अब आपने शियर फोर्स का ग्राफ बनाया, तो ये A है, ये B है, x एक्सिस पे लेंथ है, ठीक है। आपने बोला सर कांस्टेंट बनना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, ये मतलब हो गया ना कांस्टेंट का पैरेलल। अब बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसको इधर जोड़ दीजिए, इसको इधर जोड़ दीजिए, तो ये रेक्टेंगुलर बन गया ये, ठीक है। बच्चों यूडीएल के केस में कोई डाउट किसी को? और देखो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ये टॉपिक आपको घर पर पढ़ने पड़ेंगे, ये तभी समझ में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। अभी बात नहीं करो, रुक, नहीं समझ में आएंगे वरना ये। अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि नहीं जितना मैंने सर ने पढ़ा दिया बस उतना ही मैं पढ़ लेता हूँ, ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा टॉपिक। ये सबसे ज्यादा मेहनत मांगता है टॉपिक।
बट हाँ, जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका आंसर हमेशा ठीक आएगा। अब तीसरा केस आता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे पहले कि हम इस केस पे बढ़े, हमें सांसें खींचनी चाहिए। वी नीड मैक्सिमम ऑक्सीजन इन आवर ब्लड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक के जो दो केस आपने पढ़े वो आसान माने जाते हैं, मोस्टली बच्चे उनको कर जाते हैं। बट अगर आपने उन 776 बच्चों में आना है तो आपको वीडीएल को समझना होगा। कई बारी बच्चों के दिमाग में आता है कि नहीं सर, वो यूकेपीएससी में वो लास्ट ईयर वीडीएल पे क्वेश्चन नहीं आया था। बात एक क्वेश्चन की नहीं है, बात एक मानसिकता की होती है कि अगर आप मुश्किल टॉपिक पढ़ने में आपके अंदर एक जोश है, तो चाहे वो सोम का मुश्किल टॉपिक हो, चाहे वो जियोटेक का मुश्किल टॉपिक हो, हर जगह आपकी मानसिकता सेम रहेगी। तो अगर आपने मान लो यहाँ वीडीएल आपने कहा छोड़ देता हूं मैं इसको, वीडीएल क्या दो तो मुझको आ ही गया, तो कल जियोटेक में कुछ मुश्किल आएगा, कंसोलिडेशन मुश्किल माना जाता है, वो छोड़ दोगे। फिर ऐसे आरसीसी में कुछ मुश्किल आएगा, आप वो छोड़ दोगे। अबे तो बचेगा क्या फिर? 30% सिलेबस पढ़ के जाओगे क्या अगर सब मुश्किल मुश्किल छोड़ते चले जाओगे? और मुश्किल नहीं है, बस ये है कि आपको कंसेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब थर्ड लिखिए, थर्ड केस है VDL ओवर द स्पैन। VDL ओवर द स्पैन। बच्चों, ये जो सो कॉल्ड बीटेक कर लेते हैं ना, VDL का क्वेश्चन दे दो ना, वो नहीं कर पाते इसको, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं रखते। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, स्कूल टाइम मैथमेटिक्स की हेल्प से, स्कूल हम सब स्कूल में गए, इरिस्पेक्टिव कि हमने डिप्लोमा किया है, बीटेक करा है, एमटेक करा है, हम सब स्कूल में गए। स्कूल टाइम मैथमेटिक्स के बेसिस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। वीडीएल में बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, हम ये वाला केस पढ़ेंगे पहले। ट्रायंगुलर लोडिंग है, सपोर्ट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है W, लेंथ L है। बनाइए फिगर, इसका हमें SFD और BMD बनाना है। इसको मैं आपको अच्छे से सिखा रहा हूं, इसको सीख लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका भी टेस्ट में मैं दूंगा, उसमें क्या फर्क होगा, बी पर इंटेंसिटी 0 होगी और ए पर मैक्सिमम होगी। तो इसमें जितना पूछना है पूछ लीजिए। वंस आई गिव यू द क्वेश्चन, तब आपको फिर आंसर बताना ही पड़ेगा। बच्चे, सबसे पहले रिएक्शन की बात आती है। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू W इंटू L। तो कितनी वैल्यू आ गई, WL/2। बच्चे, बी पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर होगा, L/3। तो ये आ गया रिएक्शन एट बी। तो रिएक्शन एट बी किसके इक्वल आएगा, WL/2 के। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, शियर फोर्स एट बी के। तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि बी पर शियर फोर्स WL/2 आएगी। ठीक है, इसको लिखिए। और जिनको भी आप थ्योरी मान के चल रहे हो ना, ये एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स है। ये आपको एग्जाम में एज इट इज दिखेंगे कि एक कैंटिलीवर बीम पर यूडीएल लग रहा है, तो उसका शियर फोर्स कितना होगा सपोर्ट पर, या शियर फोर्स डायग्राम बनेगा कैसा। तो ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों चीजें हैं। अब हमें इसका SFD बनाना है। आप बहुत आराम से ध्यान से सुनिए। हमने क्या करा, एक सेक्शन कट किया। कितने VDL लग रहे हैं यहाँ पर, एक ही लग रहे हैं, तो एक सेक्शन बहुत है। हमने
एक्स एक सेक्शन ले लिया, ठीक है, तो सिर्फ इतने सेक्शन को बना रहा हूं मैं, तो ये सेक्शन ले लिया, ये ए पॉइंट है, इसको सी बोल देते हैं, और ये ऐसे लग रहा है। अब बच्चे इंटेंसिटी तो हर जगह अलग अलग है। जब यूडीएल में आपने सेक्शन कट किया था तो इंटेंसिटी मतलब यूडीएल का वहां मैग्नीट्यूड क्या था, डब्ल्यू था, हर जगह सेम है यूडीएल तो, बट यहाँ तो डब्ल्यू नहीं होगा। यहाँ क्या होगा वो पता करने के लिए हमने मान लिया, लेट्स से ये जो वैल्यू है ये डब्ल्यू डैश है। डब्ल्यू डैश क्या है, ये इंटेंसिटी। बात समझ रहे हैं बच्चे? तो हम ये बोल सकते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल स्टेप है, मैथ्स है। हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, बिल्कुल सही, ये जो ट्राइंगल है और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये आपस में सिमिलर है। बात समझ आई बच्चों? तो हम ये बोल सकते हैं कि डब्ल्यू डैश मतलब ये वाली वैल्यू डब्ल्यू डैश अपॉन ये एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, डब्ल्यू अपॉन एल के। ये बात समझ आई बच्चों? तो हम ये बोल सकते हैं कि डब्ल्यू डैश बाई एक्स डब्ल्यू बाई एल के इक्वल होना चाहिए। तो डब्ल्यू डैश जो यहाँ इंटेंसिटी है ये हो गया डब्ल्यू एक्स बाई एल। अब देखो बच्चों, सिमिलर ट्राइंगल स्कूल में पढ़ा है हमने, मैंने कुछ भी अभी अभी तक तो इन टू बी वेरी ऑनेस्ट सोम तो स्टार्ट ही नहीं करी है अभी तक तो हम स्कूल में है। मैंने बस आपको ये बोला है, एक सेक्शन कट करा, ये सेक्शन यहां हमने दिखा दिया, तो मान लीजिए ये शियर फोर्स अपवर्ड्स हम दिखा रहे हैं। मैंने आपको बोला इस डब्ल्यू डैश की वैल्यू बस आप देख लो, तो डब्ल्यू डैश ये रहा जहां सेक्शन कट करा, तो ये छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर हो गया, तो डब्ल्यू डैश बाई एक्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई एल। आप प्रूफ भी कर सकते हो, एक्स की वैल्यू को 0 रखो, एक्स की वैल्यू 0 पर कौन सा पॉइंट मिलेगा, ए, तो ए पर लोडिंग इंटेंसिटी क्या है, 0। देखो एक्स 0 लिखने पर आ रही है, एक्स की वैल्यू एल रखो, एल से एल कट गया बच्चे, एक्स की वैल्यू एल रखो, एल से एल कट गया, लोडिंग इंटेंसिटी क्या आ गई, डब्ल्यू। एल पर बच्चे क्या मिल रही है लोडिंग इंटेंसिटी, डब्ल्यू। बात समझ आई? पहले आप इतना लिखो, ये यहां तक लिखो, ये फिगर बनाओ और ये डब्ल्यू डैश की वैल्यू लिखो। हाँ, जब बच्चे x की वैल्यू आपने 0 रखी तो a मिला, और जब x की वैल्यू l रखेंगे तो b मिलेगा। b पर लोडिंग इंटेंसिटी क्या है, w। x की वैल्यू को l रखो, l से l कट गया, w मिल गया ना आपको। मतलब ये आपने प्रूव कर दिया कि इक्वेशन सही है। व्हाई दिस पैराबोला, पैराबोला ऐसे भी बन सकता था। हम्म, तुमने जैसे इधर के तुमने ऐसे बनाया ना, ये पैराबोला ऐसे भी तो बन सकता था, तो ये ऐसे क्यों नहीं? ये भी तो पैराबोला ही है, तो यहाँ पे भी दिख रही है मैक्सिमम तो। यही सिखाया जाएगा अभी? नहीं ऐसे नहीं, लिख लो बच्चों आराम से। लिख लिया ये? अब देखिए, अब ध्यान से सुनिए। हम्म, अरे सॉरी सर। 2 बजे एक आपके जो हमारी एक एक्स स्टूडेंट है उसका सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी में और ये ठीक है, वो आएंगे एक बार, आप उनको बता देंगे, एक बार मिल लेना, ठीक है, तो शायद मोटिवेशन मिले आप लोगों को। ठीक है, एसएससी जेई का भी निकाला हुआ है उसने और अभी यूपीएससी जेई का भी, ठीक है, अभी शायद बेस्ट अभी 2 महीने पहले एक बार आएगी शायद, फिर वो जानते हुए शुरू कर देना, एक बार मिल लेना आप लोग, एक बार इंट्रोड्यूस करा देंगे, ठीक है, हिंदी क्लास। थैंक यू।
काफी मोटिवेटिंग भी होता है। कैसे कैसे क्या है, कहाँ पढ़े हो, ये डाउट रहता है ना बच्चों के दिमाग में। आजकल तो कोई भी कहीं से भी उठा के लाता है ना, हर जगह है, तो पता ही होगा आपको। तो एक बार अपने क्वेश्चन कैसे तैयारी, ये सारी चीजें पूछ लेना मतलब आपको, ठीक है। बिल्कुल सेशन ज्वाइन करिए, ऐसे बहुत अच्छा रहता है। आगे बढ़ने में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपके साथ दो चीजें शेयर कर सकता हूँ। एक जो मैंने सही करा जिसको आप फॉलो करेंगे, एक मैं ये भी बता सकता हूँ कि ये मैंने गलत किया, ये आपको नहीं करना है। तो एक इंसान से आप दो चीजें सीख सकते हैं कि एक उन्होंने क्या किया और एक जो उन्होंने किया बट वो गलत है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं बेटा मैंने इस सब्जेक्ट पे बड़ा ध्यान दिया, इसके बजाय मुझे इस पे देना चाहिए। तो सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और ये बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल आप जरूर जाइए एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस सेशन में। मन में आपके हो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, देखिए क्या होता है ना, सिलेबस तो सबका सेम है। सिलेक्शन जिनका होता है उनमें और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है उसमें माइंड का खेल नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो कम दिमाग है उनमें, ऐसा नहीं है। बस मेन डिसिप्लिन की बात आ जाती है, सिंसियरिटी की। कि अब आप जैसे पढ़ रहे हैं तो काफी ज्यादा मेहनत करनी है आपको। अब जैसे मान लो यूपीपीएससी में सिलेक्शन हुआ उनका, या यूपीपीएससी अपने आप में गवर्नमेंट जॉब है, मर रहे हैं लोग यूपीपीएससी के लिए। एसएससी जेई तो है ही बहुत अच्छा है, बट यूपीपीएससी अब समझ नहीं रहे हो यूपीपीएससी क्या है। ये तो यूपीपीएससी का पैटर्न अब बदल गया है। पहले बिल्कुल इंजीनियरिंग सर्विसेज के बेसिस पे पैटर्न होता था, मेंस देना पड़ता था यूपीपीएससी में। तो जिन्होंने यूपीपीएससी लास्ट ईयर निकाला बहुत बड़ी बात है, जिन्होंने बट उससे पहले निकाला जब मेंस देना पड़ता था वो तो बिल्कुल अलग लेवल होता था। तो बिल्कुल इन सेशंस में बैठा करिए, ठीक है। तो ये आपको मोटिवेशन मिलता है इन सेशन से। टॉपर्स जो भी सिलेक्शन होता है वो आपको बताएंगे कि देखो ये करना है आपने, ये नहीं करना है। तो मोटिवेशन मिलता है। अब मोटिवेशन यहां से ले लो, थोड़ा सा थोड़ा मोटिवेशन यहां पर आएगा। अब बच्चे इस ट्रायंगुलर लोडिंग को हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो ये शियर फोर्स लग रहा है। इस फिगर का जो एरिया होगा वो टोटल लोड के इक्वल आएगा। बच्चे ये जो फिगर है इसका एरिया टोटल लोड के इक्वल होगा। तो बच्चे मैं अगर आपसे बोलूं कि आप मुझे टोटल लोड बताओ, तो आप बोलोगे सर हाफ इंटू डब्ल्यू डैश इंटू एक्स। बट बच्चे डब्ल्यू डैश की वैल्यू आप निकाल चुके हो, क्या है डब्ल्यू एक्स बाई एल। तो ये क्या आ जाएगा डब्ल्यू। तो अगर हम इस बॉडी की लोडिंग को दिखाएं यहां पर तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई, अरे भाई देखो एक होता है मतलब हंसना, जैसे आप हंसे अच्छा लगा, मुझे भी सुन के अच्छा लगा। मतलब एक होता है कि जो जैसे आप रात को एक भूतिया मूवी आपने देख ली है, आप डरे हुए हो, ठीक है, और ऐसी हंसी की आवाज अगर आ जाए तो बंदे का हार्ट फेल से मर सकता है वो। मतलब हंसना इज गुड, मैं हंसने के फेवर में रहता हूँ, बट ये तो कुछ अलग ही है। ये तो मतलब ये चटक जाएगा थोड़ी देर में, स्मार्ट बोर्ड शीशे चटक जाएंगे। ये समझ आया डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू एल कैसे आया। तो बच्चे शियर फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू एल। और बच्चे अब शियर फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किसकी इक्वेशन है, पैराबोला। तो इस बार शियर फोर्स में कैसा शियर फोर्स डायग्राम बनेगा, पैराबोलिक। ये बात समझ आई, इसको लिखिए। मतलब निशान सर यहाँ पर है, तुम लोगों ने सुना चले गए, वहां अभी तक है। मतलब वहां बच्चों का कितना भयानक इंटरेक्शन चल रहा है सर का। ये तो बात तो होती, तभी तो हंसते। सर बोल रहे बेटा सेमिनार है 2 बजे, हा 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 हा, पीट देते सर कि इसमें क्या हंसने वाली बात है। कुछ बोला है सर ने, पता करूंगा मैं कि सर क्या बोला आपने, ऐसे कि लोग हंसे नहीं कुछ अलग ही कर गए। मतलब जैसे मूवीज में नहीं होता है, जैसे वो तो भूतिया मूवी में जब वो मारने से पहले जो गुड़िया आती है वैसे चक्कू घुसाने से पहले हा हा हा, मेरे मन में डर सा आ रहा। समझ आई बात हो क्या, कौन सा पैराबोला बनेगा, कौन सा बनेगा।
क्यों? 2x स्क्वायर में 2l को वेरी करता है तो वेरिएशन स्क्वायर कुछ पे तो पैराबोला वो भी तो पैराबोला ही है। तो वो भी तो घट रहा है पैराबोला, वो कौन सा बढ़ रहा है? अच्छी बात है, अटेम्प्ट करो, बट अभी आंसर बताऊंगा। बच्चों यहां तक लिख लिया? लिखिए। ये लिखने के बाद इवन अब देखो, इसको अगर हम प्रूव करें, मैंने आपको ये बताया था कि बी पर, अगर आपको याद हो, बी पर ये ना, मुझे लगता है इनके साथ वाली होगी जिसका सिलेक्शन हुआ। ये सदमे में आ गए हैं लोग, क्योंकि ये वो वाली हंसी तो नहीं है, नॉर्मल हंसी तो नहीं लग रही मेरे को कि अरे उसका सिलेक्शन हो गया। कौन? जो तुम्हारे साथ बैठती थी, हा हा हा। तुम लोगों को तो तब भी कम आवाज आ रही है, ये तो मेरे तो बिल्कुल इधर कान के अंदर आ रही है आवाज। ये आपकी बार आएगी तो मैं पहुंच जाऊंगा वहां। तो बच्चे, आरबी की वैल्यू WL/2 थी। मैं अब जा रहा हूँ सही, अब की बार, अब ये लास्ट है। अगर अब की बार आवाज आई, मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे कि सर इधर 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 बाहर ले जाओ बच्चों को और हंसाओ। सर आ गए? चलो अब फिर नहीं आएगी, अब नहीं आएगी। आरबी की वैल्यू आ गई WL/2, जो कि शियर फोर्स के इक्वल है। अब बच्चे देखो, एक्स की वैल्यू को 0 रखो, शियर फोर्स कितना आ रहा है? 0। एक्स की वैल्यू को L रखोगे तो बी पर शियर फोर्स मिलेगा, और ये वैल्यू बच्चे कितनी आ गई? WL/2। तो देखिए यहां से आ भी गया वो, मतलब ये हमने प्रूव कर दिया, ये इक्वेशन बिल्कुल सही बनी है। अब मेन बात ये आती है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये पैराबोला बनेगा, बट ये बनेगा कैसे? पहले यहां तक लिख लीजिए। मतलब आपने ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, ये लिखने के बाद ये फिगर बनाइए, और फिर ये इक्वेशन लिखिए। अंदर ही है बेबी सर, ऐसे हम पिक्चरों में नहीं दिखाते, ग्लास खाली करके ऐसे कर, तो जासूसी मूवी में ऐसा करके जेम्स बॉन्ड ऐसे सब कुछ सुन लेता, तो क्या चल रहा है? ओके, कॉर्पोरेट सीक्रेट यहाँ रखे हैं सर ने, पावर ऑफ अटर्नी पता चल गई मुझको कहां पर है। बच्चों मैं अभी आता हूँ, ऑफिस में होके आ रहा हूँ, ग्लव्स पहन के पावर ऑफ अटर्नी ले लूंगा। पावर ऑफ अटर्नी किसने ली थी? राज मल्होत्रा ने, बाजीगर में। और किससे ली थी? मदन चोपड़ा। बिल्कुल सही जवाब। किसने दिया ये जवाब? वेरी गुड, मदन चोपड़ा। और फिर आंख से क्या निकाला था उसने? कॉन्टेक्ट लेंस। तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, एक मेरा दोस्त है ना, तो उसके ससुर जी की ना बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत, मतलब बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा ही प्रॉपर्टी। तो हमने उसका नाम राज मल्होत्रा रखा हुआ। देखा किसी दिन बैठेगा ससुर जी के सामने और ऐसे बोलेगा मदन चोपड़ा, और आंख से कॉन्टेक्ट लेंस बाहर निकाला है। उसकी वाइफ को भी हम बोल देने का, इसको कभी घर पे अकेला नहीं छोड़ना, पावर ऑफ अटर्नी गायब कर देगा उसी दिन में, क्योंकि मदन चोपड़ा ने भी ऐसे ही किया था। बच्चों लिख लिया यहां तक? अच्छा मुझे बताओ, यहां तक कुछ समझ आ रहा है? जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तो समझ आ रहा है, किसी और को भी समझ आ रहा है ये? अब मेन आएगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन। भाई साहब, अब आप बहुत बड़ी चीज सीखने वाले हैं। मैंने लगातार आपको एक चीज बोल रहा हूं मैं, कि मैं कभी भी नॉलेज के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि जेई का बैच है कम सिखाया जाएगा, गेट का बैच है ज्यादा सिखाया जाएगा। तो आपके अंदर भी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि हम जेई के बैच की तैयारी करें तो हम कम सीखेंगे, गेट की करते तो ज्यादा सीखते। बस सीखिए, ये आपका सिर्फ एक प्राइम पर्पस होना चाहिए सीखने का। अब ये बनेगा पैराबोला। अब देखो तो ध्यान से सुनो बच्चों, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। हमें ये बात पता चल चुकी है कि बी पर शियर फोर्स WL/2 है। ठीक, तो मैं जा
अब देखो बच्चों, ध्यान से सुनो, यकीन मानिए ये बात के बाद आपके अंदर से जो भी है ना कि नहीं हम जेईई, आप एक्सीएन की तैयारी कर रहे हैं, अब आपको ये फील आ जाएगा। अब हमें ये पता है कि जो वेरिएशन बनेगा वो कैसा बनेगा, पैराबोलिक, क्योंकि W(x²/12) शियर फोर्स x² पर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे दो पैराबोला बन सकते हैं। एक पैराबोला तो बन सकता है इस तरीके से, और एक पैराबोला बन सकता है इस तरीके से। लेट्स से ये फर्स्ट है और ये पैराबोला सेकंड है। अब कौन सा पैराबोला बनेगा, मैं बता रहा हूं इसका क्या क्यों बनेगा, क्या रीजन है। क्योंकि अभी आप जब यूडीएल पढ़ोगे तो यूडीएल का जो बीएमडी होता है वो भी पैराबोलिक बनता है, तो वहां पर भी आपको इश्यू आएगा। और ये चीजें ऐसी है बच्चों, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जो गेट बीटेक एमटेक कर लेते ना बच्चे, वो भी इसका आंसर जेन्युइनली नहीं बता पाते हैं। करो, करते रहो तो। जब हम एक तो पहला इशू पॉइंट है कि जहाँ जो हम एक्स देख रहे हैं वो ए पॉइंट से देख रहे हैं, ए पॉइंट पे अगर 0 होगा तो वो भी 0 होगा। 1 की वैल्यू भी अप्रॉक्स मतलब काफी हद तक 0 के करीब होगी, और 2 की वैल्यू भी। लास्ट में जब हम देखते हैं जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होते जाते हैं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू उतनी ज्यादा डबल होती रहेगी। पर हमने जैसे लास्ट में देखा कि बी पॉइंट पे अप्रोक्सीमेटली लीनियर आ रही है, जबकि वो लीनियरिटी मतलब तो जैसे पॉजिटिव नंबर होगा तो वो मतलब कॉन्केव टाइप में होगा। सागर नाम है आपका बेटा, बाहर ईंट रखी होगी एक, है ना, वो मोटी वाली ईंट है, ठीक है, वो जरा ले आइए बेटा। ठीक है, हाथ जरा इतनी देर तुम दोनों ऐसे रख लो यहाँ पे, ठीक है, उंगलियां पैसा पैसा ईंट मार मार के, ईंट की भी टेस्टिंग हो जाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। अब देखो बहुत ध्यान से सुनो बच्चे, ये पॉइंट ना अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी हमने पढ़ना है, बट आपने एक पॉइंट अब याद रखना है। पॉइंट ये है कि शियर फोर्स डायग्राम पर कहीं पर भी अगर आप स्लोप लोगे, शियर फोर्स डायग्राम पर कहीं पर भी अगर आप स्लोप निकालोगे, बट ये स्लोप निकालने का मतलब क्या होता है, वहां पर क्या कंसीडर करना, टेंजेंट। तो जो स्लोप होगा शियर फोर्स डायग्राम का, वो वहां पर जो लोड इंटेंसिटी होता है उसके इक्वल होता है। ये इसको हम आगे जाके प्रूफ भी करेंगे। कहने का मतलब ये है कि dF/dx, जैसे मैं आपसे बोलूं dy/dx, ये पढ़ा होगा ना आपने, dy/dx क्या होता है, स्लोप होता है। स्कूल में है यार, ये स्कूल की मैथ्स है, तुम चेहरा ऐसा ना, तो मैथ्स आधे बच्चों को बोलो ना मैथ्स, तो वो ऐसे पेन छोड़ देते कि मैथ्स, मैं तो संस्कृत से पढ़ता था। अबे मैथ्स पढ़ी तो होगी कभी स्कूल में, कि ये तो है ही नहीं। जैसे मैं मान लो यहाँ बोलूं कि बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स में मॉसफेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, हम तो सिविल वाले हैं। अबे तो मैथ्स तो पढ़ी होगी स्कूल में, dy/dx इज स्लोप, ये स्लोप होता है dy/dx। तो मतलब अगर आप y बना रहे हो तो dy/dx होगा स्लोप, dF/dx होगा स्लोप, बट किसका स्लोप, f का। f क्या है, शियर फोर्स, और ये इक्वल होता है लोड इंटेंसिटी के, -W। तो अगर आप SFD में कहीं पर भी स्लोप निकालोगे तो आपको उस पॉइंट पर लोडिंग इंटेंसिटी मिलेगी। ये फॉर्मूला एज इट इज ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा भी जाता है कि लोड और शियर फोर्स में क्या रिलेशन है। पहले लिखो इसको, एक पॉइंट लिखो, नोट करके लिखो बड़ा बड़ा कैपिटल में, और ट्री बनाओ यहां पर, ट्री। वाई ट्री, बिकॉज ट्रीज आर एसेंशियल फॉर लाइफ। जीने के लिए जिस तरीके से पेड़ों की जरूरत है उसी तरीके से टेक्निकली जीना है, तो ये नोट याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक ही तरीका बचेगा पैसा कमाने का, राज मल्होत्रा। ऐसे आंख से कांटेक्ट लेंस बाहर निकालते रह जाओ, फिर मुंह धोते टाइम कांटेक्ट लेंस कहां गिरेगा, वॉश बेसिन। भाई गजब मूवी रटी हुई है एकदम, वेरी गुड। यही अगर फॉर्मूला पूछ लू ना मैं जो अभी 3-4 दिन पहले बनाए थे, सन्नाटा छा जाता है क्लासरूम में एकदम से, और उसी टाइम से हंसने की आवाज अगर वहां से ऐसे आ गई तो 4-5 लड़के तो आप भी चटक जाएंगे कि ये क्या हो गया एकदम से। ये समझ आया बच्चों? अब लिखो, लिखो द स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सिर्फ कॉपी में नहीं दिमाग में भी छपना चाहिए। द स्लोप
of shear force diagram at any point, the slope of shear force diagram at any point is equal to the loading intensity, is equal to the loading intensity at that point. अब बच्चे देखो, ध्यान से देखो, ये आपकी एक्चुअल बीम थी, WL/2 लोडिंग इंटेंसिटी। हमें ये पता है कि पैराबोला बनेगा, बट पैराबोला कैसे बनेगा हमें वो नहीं पता। अभी हमने एक पॉइंट लगा कि शियर फोर्स डायग्राम पे कहीं पर भी अगर आप स्लोप लोगे, स्लोप लेने का मतलब क्या होता है, कर्व के टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लोडिंग इंटेंसिटी। बच्चे दो तरीके के पैराबोला बन सकते हैं। लेट से हमने बोला कि ये वाला पैराबोला अगर बनाए तो क्या आंसर सही है या गलत है? इसका रीजन क्या है, बी पॉइंट पर हमने स्लोप लिया, स्लोप लेने का मतलब कर्व के टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी, तो हमने ये लाइन ड्रॉ करी एक तरीके से, ज्यादा मेरी मैथमेटिक्स आ गई यहां पर, तो हमने ये लाइन ड्रॉ करी है टेंजेंट, तो ये लाइन सीधी निकल जाएगी, मतलब स्लोप क्या आ रहा है, 0। स्लोप 0 शियर फोर्स डायग्राम पर बी पॉइंट पर ऐसे मैं लिख देता हूं, dy/dx मतलब स्लोप, स्लोप बी पॉइंट पर क्या आ रहा है, 0। मतलब बी पॉइंट पर लोडिंग इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, 0। क्या बी पॉइंट पे लोडिंग इंटेंसिटी 0 है? नहीं है। बी पॉइंट पे लोडिंग इंटेंसिटी क्या है, W है। इसी तरीके से अगर आप ए पॉइंट पर स्लोप निकालो, स्लोप का मतलब ये लाइन ऐसे टेंजेंट चली जाए, तो क्या ए पॉइंट पे बच्चे ये स्लोप है, दिस इज स्लोप, तो क्या स्लोप 0 है ए पर? नहीं है। बट ए पर स्लोप क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि ए पर लोडिंग इंटेंसिटी क्या है, 0। अब आप दूसरा वाला BMD SFD देखो, जो हम कह रहे हैं ये वाला, ये इस तरीके से जो जा रहा है, इस तरीके से, ये पॉइंट ए है, ये देखिए मर्ज हो गया यहां पर आते आते। अब मैंने आपसे बोला ए पॉइंट पर ये कर्व इस तरीके से मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया कर्व, तो जब आपने इसका टेंजेंट लिया यहां पर, तो बच्चे टेंजेंट क्या हो गया, सीधा चला गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, तो मतलब ए पॉइंट पर स्लोप क्या है, 0। शियर फोर्स डायग्राम में स्लोप क्या बताता है, लोडिंग इंटेंसिटी। तो बच्चे ए पर स्लोप 0 है इस पैराबोला के लिए, तो ए पर लोडिंग इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, 0, तो ये आ रही है 0। अब आपने बी पॉइंट पर स्लोप लिया, ये कर्व से ये टेंजेंट चला गया, तो क्या बच्चे ये स्लोप 0 हो रहा है, नहीं हो रहा भाई, कुछ तो एंगल बन रहा है, और बी पॉइंट पर लोडिंग इंटेंसिटी 0 नहीं है, तो बी पॉइंट पर शियर फोर्स डायग्राम में स्लोप 0 नहीं होना चाहिए। तो बच्चे ये वाला पैराबोला नहीं बन सकता, तो कौन सा पैराबोला बनेगा, दिस वन। इसको मैं अभी लिखवाऊंगा, बट पहले मुझे बताइए समझ आया पॉइंट ये? इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आगे आपको फायदा रहे। लिखो, अभी दोबारा समझाऊंगा मैं, डोंट वरी, एक बारी और समझ लेंगे, तो जिनको समझ आ गया है उनको क्लियर हो जाएगा, जिनको नहीं आया है वो समझ जाएंगे। हम ऐसे बोल रहे हैं कि दो पैराबोला बन सकते हैं। लिखो, लिखो, इन केस ऑफ SFD, इन केस ऑफ SFD, टू पैराबोलास कैन बी ड्रॉन, दो पैराबोला बन सकते हैं, टू पैराबोलास कैन बी ड्रॉन। ठीक है, ये दोनों फिगर बनाइए, इसको फिगर फर्स्ट नाम दे देते हैं, ये फिगर सेकंड है।
ये चीज अभी बहुत काम आएगी बीएमडी में, क्योंकि यूडीएल बहुत आता है एग्जाम में, और यूडीएल का बीएमडी पैराबोलिक होता है, तो सेम कंसेप्ट अभी वहां भी यूज होगा। अब देखिए, बस थोड़ा सा इसको मैं फिगर को मॉडिफाई कर देता हूँ, ये इस तरीके से। तो बच्चे बी पॉइंट पर स्लोप क्या आ रहा है? 0। यहां पर ऐसे लिख देते हैं, जो स्लोप है वो 0 है। तो बच्चे एसएफडी में अगर स्लोप 0 है तो मतलब वहां पर लोडिंग इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? 0। क्या बी पर 0 है लोडिंग इंटेंसिटी? तो ये ग्राफ बन ही नहीं सकता। पहले आप स्लोप ऐसे 0 लिखो। अब नेक्स्ट लाइन से लिखो, देखो फॉर पैराबोला फर्स्ट, ये पैराबोला फर्स्ट है। फॉर पैराबोला फर्स्ट, slope at B is 0. For parabola first, slope at B is 0, which implies that loading intensity, which implies the loading intensity at B is 0, which implies loading intensity at B is 0, which in fact is not 0, which in fact is not 0. तो फर्स्ट पैराबोला के हिसाब से बी पॉइंट पर लोडिंग इंटेंसिटी 0 होनी चाहिए, जो कि 0 नहीं है। अब हमने सेकंड पैराबोला की बात करी। सेकंड पैराबोला को अगर हम देखें तो ए पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट सीधी चली गई। तो बच्चे स्लोप कितना है ए पर? 0। और ए पर लोडिंग कितनी है? 0। और अगर हम बी की बात करें तो ये टेंजेंट चला गया बी पर। अब देखो ये स्लोप है बच्चे, दिस वैल्यू इज स्लोप। तो यहां स्लोप 0 है, स्लोप ऐसे लिख देता हूं मैं, ए पर 0 है, बट स्लोप बी पर 0 नहीं है। और यही सही बात है, स्लोप ए पर 0 है, मतलब लोडिंग इंटेंसिटी ए पर 0 होनी चाहिए और बी पर नॉन 0 होनी चाहिए। तो पैराबोला सेकंड से ये प्रूव हो रहा है, फर्स्ट से नहीं हो रहा। तो एसएफडी में जो पैराबोला बनेगा वो सेकंड वाला बनेगा। आपका नाम क्या? सारांश। समझ आई बात बेटे? थोड़ा थोड़ा। तो बेटा ये आज ही पढ़ा रहा हूं मैं फर्स्ट टाइम। मैंने बोला भी था जो पिछला छूटा है उसका इतना फर्क पड़ेगा भी नहीं। इवन अगर कल की भी अटेंड नहीं करी होती तब ये तो पैराबोला वाली बात है, इसका प्रीवियस से कोई मतलब ही नहीं। अब प्रीवियस ये है कि सर स्कूल छूट गया था, कि जैसे मैं नर्सरी में गया फिर बीच में 8-9 साल में जा नहीं पाया, तो वो मैथ्स वाला सारा पार्ट मेरा छूटा हुआ है, तो वो फिर दैट्स अ डिफरेंट इशू। अगर आज जैसे अभी आपकी फर्स्ट क्लास है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब आज ही हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। और ऐसा मत सोचो तुम या कोई भी कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, किसी को भी नहीं आ रहा है ये सिर्फ मुझे समझ में आ रहा है, और मुझे इसलिए आ रहा है कि मैंने बहुत बारी पढ़ा है। ठीक है, तो तुम देखो बस पूछ, मैंने तुमसे लिया, अभी आधी क्लास से मैं पूछूंगा ना
कि बच्चों जिनको समझ आ रहा है वो बैठ सकते हैं, जिनको नहीं आ रहा है वो जा सकते हैं, तो मैं होऊंगा यहाँ पे बस। फिर निशांत सर इधर आ जाएंगे कि चलो सर आप अकेले मत रहो, मैं भी आ जाता हूँ। निशांत सर, कुलदीप मैम, मतलब हम लोग ही होंगे यहाँ पे, बच्चा तो कोई ना होगा यहाँ। बट ये जरूरी है ना, ये कैसे आप भीड़ से हटेंगे। अभी ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी जेई में। एसएससी जेई भैया बहुत अच्छे लेवल का आता है वो, और एसएससी जेई से वो ऐसे क्वेश्चन उठाते, कैसे उठाते हैं, ऐसे, और यूकेपीएससी में रख देते हैं कि ये उठाया रखा, उठाया रखा। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोलते हैं ना बैग्स ऑफ बोरो, कि इधर से कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा पार्ट यहाँ से उठा लिया, थोड़ा यहाँ से उठा के इधर बना दिया। तो एसएससी जेई से थोड़े से क्वेश्चन ले लिए, यूपीपीएससी से ले लिए, ईएससी से ले लिए, और ये सब मिला के यूकेपीएससी जेई का पेपर बन गया। तो अभी आए हुए क्वेश्चंस हैं ये। और कोई देखिए, मुश्किल और आसान रिलेटिव शब्द होते हैं। रिलेटिव का मतलब है जो आपके लिए मुश्किल हो सकता है किसी के लिए बहुत आसान हो। अब मेरे लिए यहाँ एंकल लेंथ जीन्स पहनना बड़ा मुश्किल होता है, जो आजकल लड़के पहनते हैं टिकटॉक बनाते टाइम। अब वो उसमें जैसे ही वो उस पे बैठते हैं बाइक पर, तो जो जीन्स है वो घुटने से ऊपर हो जाती है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये, मैं नहीं कर पाता ये। बट किसी के लिए बहुत आसान होगा। अभी ऐसे टांगे वांगे चेक कर लूंगा तो आधी एंकल लेंथ दिख जाएंगे मुझे यहाँ पर। तो जो एक के लिए आसान है वो हो सकता है दूसरे के लिए मुश्किल हो। अब ये हो सकता है किसी को मुश्किल लग रहा हो, बट ये बेसिक चीज है। अभी मैंने आपको बोला एक स्टेटमेंट बस याद रखिए कि जो एसएफडी का स्लोप है, अब स्लोप की सर स्लोप क्या है, स्लोप बच्चे टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है, अब टेंजेंट क्या है, अबे जो कर्व को परपेंडिकुलरली छूता हुआ जाए उसको टेंजेंट बोलते हैं, जो छूता हुआ निकल जाए। इस टेंजेंट का जो एंगल होता है कहां से, एक्स एक्सिस से, उसको स्लोप बोलते हैं। अब जैसे मैं ये आपको बता रहा हूं, बट बच्चे ये सारा पार्ट आपका जो है ये स्कूल का है, ये मैं है ही नहीं बीटेक, बीटेक क्या डिप्लोमा में भी नहीं है, 9th में यार। मैं अभी एक, मुझे क्यों पता है 9th में, एक बच्चा आया मेरे पास दिल्ली में, जब मैं कह रहा भैया पढ़ा दो, एक तो उसने मुझे भैया बोला, अंकल नहीं बोलना, मतलब मैं इसी में खुश हो गया। ने कहा अरे आजा छोटा भाई है तू मेरा। 8th 9th वाले भी आजकल अंकल बोलने लग गए, दिन खराब चल रहे मेरा। तो मैंने उसको पढ़ाया, मैंने कहा बता बेटा क्या पढ़ रहा है। तो उसने बोला कि भैया ये स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन मैं क्या क्या है सोचा है आगे जाके। बोला भैया बहुत यूनिक सोचा है मैंने कहा बता, कह रहा इंजीनियरिंग। मैं कहा काफी यूनिक है, हार्डली मतलब 1-2 इंजीनियर है इस वक्त कंट्री में। मैं कहा बिल्कुल यूनिक प्रोफेशन है, अपने रूम में तुम अकेले इंजीनियर हो गए, बाकी इंजीनियर दूसरे रूम में है। तो मैं उसको बताया था, कहा देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये इक्वेशंस हैं, ये स्लोप है, ये टेंजेंट है। मैंने उसको बोला, ने कहा अच्छे से पढ़ लो ये, कि अगर तुमने इंजीनियरिंग ली और सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में आए तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी। तो और वो सिंपल कुछ नहीं है, उसमें एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर लो यार, एनसीईआरटी की इस वेबसाइट पे जाके, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, और पहला पन्ना उठाओ, स्ट्रेट लाइन का यही लिखा हुआ है वहां पर। या तो जैसे मैं यहाँ पे हाइपरबोला की बातें चल रही होती या इलिप्स की, तो मैं मान लेता कि बेचारे इलिप्स, इन्हें इलिप्स क्या ही पता है, क्या इलिप्स क्या। अबे स्ट्रेट लाइन है ये, स्ट्रेट लाइन तो बहुत आसान होता है, टेंजेंट, स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट का परपेंडिकुलर, नॉर्मल, ये सब तो पता होना चाहिए। अबे सिविल इंजीनियरिंग ही करने आए हो या म्यूजिक क्लास, ये इंजीनियर सक्सेस है या म्यूजिक सक्सेस है ये, कि यहाँ पर आके गिटार में वो जी माइनर और डी ये सब करते रहोगे बैठ के। ये तो बेसिक मैथ्स है, ये तो आती होगी। जैसे मुझे चेक करना पड़ेगा कि तुम्हें मैथ्स आती है या नहीं आती। 2+2 आता तो है, 4 आ रहा है बता रहे हो, ठीक है, बस आ रही है, मैथ्स तो आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये स्लोप जो है एसएफडी का, वो लोडिंग इंटेंसिटी बताता है। बी पॉइंट पर अजय स्लोप क्या है, 0। तो इसका मतलब इस ग्राफ के बेसिस पर बी पॉइंट पर बीम में लोडिंग क्या होनी चाहिए, 0। क्या बी पर लोडिंग 0 है, नहीं है। तो भाई ये वाला पैराबोला नहीं बन सकता, क्योंकि पैराबोला 2 बन सकते हैं, या तो ये या फिर ये। अगर ये नहीं बन सकता तो ऑब्वियसली यही है। दूसरा तरीका क्या है कि हम प्रूफ करें कि यही है। ए पॉइंट पर एक कर्व एकदम फ्लैट हो गया, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया यहां पर, ये कर्व इस तरीके से था, ठीक है, और ये ऐसे जा रहा है, ये पॉइंट बी है, ये वैल्यू WL/2 है।
अब ये फ्लैट हो गया, अब इसके टेंजेंट ड्रॉ करो तुम, तो टेंजेंट क्या हो गई, ये जो टेंजेंट है हॉरिजॉन्टल हो गई ना ये, तो स्लोप क्या हो गया, 0। तो स्लोप 0 है एसएफडी में, मतलब लोडिंग ए पर 0 आनी चाहिए। अबे ए पर लोडिंग क्या है, 0 ही तो है, तो मतलब ये वाला पैराबोला बनना चाहिए। देखो क्या लिखा है, तुम तो क्या, मैं किससे पूछूं, इससे पूछूं। अब दोनों फिगर बना लो तक। तो फिर लिखो, देखो द स्लोप इज 0 एट ए, द स्लोप इज 0 एट ए for parabola second, for parabola second, full stop। देखो it implies second parabola is the SFD, it implies second parabola is the SFD। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नौकरी दिलाएगा, इस क्वेश्चन पे ऐसे भी आप लिख सकते हो कि नौकरी यही दिलाएगा। अबे यूडीएल समझ में आया था तुम लोगों को, तो वो सबको समझ में आ रहा है। 45,000 बच्चों ने फॉर्म भरा और 776 सीटें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। कैलकुलेटर कहाँ है, कंपटीशन देखते हैं कि एक सीट के लिए कितने बच्चे लड़ रहे हैं। नहीं मैं मैथ से कैसे, 30,000 कहां से आ गया, कौन सी मैथ्स हुई है ये, 45,000 से ज्यादा है तो 48 मान लेते हैं, 50 मान, 50 में हो जाएगा, फिर 50,000 से ज्यादा क्यों नहीं बोला गया। तो 48,000 बटे 776, भाई साहब कितनी खराब हालत है, इतना भयानक रेशियो आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा है, 62 ही आ रहा है, बट कितना भयानक रेशियो है यार ये। अभी आप इसमें सोचो 62 बच्चे एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, सोचो कितना कितना खराब रेशियो चल रहा है ये है? इसमें कुछ और सिविल की थोड़ी है सारी सीटें, मैकेनिकल मतलब, मैं यही सोचा था, मैंने कहा रेशियो ज्यादा तो नहीं बन रहा है। मैं ऐसे बोलता हजारों बच्चे एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, वो गेट वाली आदत पड़ी हुई है, बट ऐसा नहीं है, 776 में थोड़ी है, पूरी सिविल की थोड़ी है, 400 के आसपास होंगी सिविल की, वो भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 350 के आसपास है, अब सही आ रहा है, बट नहीं नहीं बच्चे वही हैं। कहने का मतलब ये है पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ये ऐसे बैठ के वो टांग के ऊपर टांग रख के सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। तुम सही कह रहे हो, टांग चकल ले इसको, जैसे वो हाथ पे हाथ रख के बैठे होते हैं, टांग पे टांग रख के बैठे, बस मेहनत करनी पड़ेगी। तुम लोगों को क्या बोला है, कुछ ऐसे तो नहीं बोला यहाँ पर मैम ने कि आप आइए, धामी सर से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है, सीधा तुम्हें सेक्रेटेरिएट में बिठवा देंगे, ऐसा तो नहीं बोल दिया है कुछ, बड़े रिलैक्स चिल मूड से आते हैं, सिलेक्शन तो हो ही रखा है भाई का। ये तुम यहाँ पे ये सोच के तो नहीं आते हो कि नौकरी में क्या करना है वो देख लेते हैं, नौकरी तो लगी हुई है हमारी पहले से, यूकेपीएससी में हो गया है सिलेक्शन। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अगर इसका आंसर नहीं आया ना भाई, जैसे वहां से हंसने की आवाजें आ रही थी ना, ऐसे चीखने की आवाजें वहां जाएंगी, फिर वहां से सर यहाँ आएंगे कि सर बहुत बेचारे बच्चे चीख रहे हैं, सर प्लीज मारिए नहीं, आज इनको छोड़ दीजिए। बेटा मेरा मतलब, मैं सुबह उठा ना, सिर्फ हवा बाहर निकली मुंह से, आवाज तो बाहर ही नहीं आई, बट मैं देखो कि तुम्हें बुखार हो रहा है, नहीं बुखार नहीं बोलूंगा, कल कोई होगा ही नहीं यहाँ पर, मैं अकेला कि सर आपने, अरे नहीं बुखार नहीं है, सही में नहीं है, अच्छा कर ले बेटा, नहीं है, कहता नहीं सर चेक नहीं कर रहा हूँ मैं, बुखार उखार नहीं है, बट मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ था मेरा, बट मैंने कहा नहीं, मेरे प्यारे बच्चों का एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, मैं जाके पढ़ाऊंगा। पपलू टपलू अगर इसका एसएफडी सही नहीं बना, भाई साहब मैं सही बता रहा हूँ, मार्क तुम लोगों ने मिलाकर इतनी नहीं खाई होगी लाइफ में, एक ही बारी में आज मैं सारे अगले पिछले हिसाब पूरे कर दूंगा तुम लोगों के। चलो भाई इसका एसएफडी बनाओ। अब मेरी बात सुनो बच्चों, चलो एसएफडी बनाओ पहले।
पूरा तुम्हें सेक्शन वेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ मैग्नीट्यूड कितना आएगा बी पर शियर फोर्स का, और शेप कैसी बनेगी। सेक्शन मत लो, लेने या लो, नहीं लेने कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि एक्स पर ये उस वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना वो करे भी आंसर आ जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन है ये एसएससी जेई में, और यूकेपीएससी जेई में आएगा ये क्वेश्चन। बात हुई है मेरी सेक्रेटेरिएट में, वो कह रहे हैं इस बार पूछ लेंगे। सेम जिसने बोला भाई उसके कोनी पे मतलब कमर पे कोनिया बरसा दूंगा मैं इधर ही। अच्छा तुम थे क्या? अच्छा दुनिया की कोई लेदर जैकेट नहीं बचा पाएगी आज तुम लोगों को। कितनी भी मोटी जैकेट क्यों ना पहन रखे, कमर पे सीधा हड्डी पे कांटेक्ट होगा, घुसेगा। नन्हे मुन्ने बच्चों, वीडियल लग रहा है, एसएफडी कैसा बनेगा? पैराबोलिक। बी पर कितना शियर फोर्स आएगा? बहुत बढ़िया। इतनी कुटाई करूंगा ना, इतना। एक मिनट रुक जाओ, मेरे गुस्सा निकालने दो पहले। कौन था जीरो वाला? बिल्कुल हाथ मत उठाना, मतलब चटका दूंगा हड्डियां आज इधर ही। कैसे जीरो आ सकता है? कैसे जीरो आ सकता है? भाई साहब पपलू टपलू, आपने इस बीम का लोडिंग बनाई, टोटल लोड कितना आएगा? WL/2। तो ये हो गया रिएक्शन RB। RB किसके इक्वल हो गया? WL/2, जो कि शियर फोर्स के इक्वल हो गया। ये थोड़ी है कि बी पर लोडिंग इंटेंसिटी 0 है तो रिएक्शन 0 आएगा। रिएक्शन टोटल लोड पे डिपेंड करेगा ना सारांश। बेटे आपका नाम क्या? निर्मला। ये समझ आई बात बेटा? रिएक्शन वाली हाँ कह रहे हो ना कह रहे हो? अरे बेटा टोटल लोड, अच्छा तुमने शुरुआत कल की क्लास नहीं करी ना। टोटल लोड जो होता है वो ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा। ये जो एरिया है बच्चे, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस, बेस इज L, इंटू एल्टीट्यूड WL/2। दिस इज इक्वल्स टू टोटल लोड। तो आपको ये याद रखना है बच्चे। ये बात समझ आई टोटल लोड की? अब जो ट्राइंगुलर लोडिंग है ये एक्ट करती है ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पर। ट्राइंगल का सेंट्रॉइड यहां से हाइट से L/3 डिस्टेंस पर है, तो दूसरी जगह से 2L/3 डिस्टेंस पर। तो इस VDL को बदलकर हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब बच्चे एक लोड लग रहा है WL/2 और एक रिएक्शन लग रहा है, तो रिएक्शन किसके इक्वल हो जाना चाहिए? लोड के, WL/2। सपोर्ट पर जितना रिएक्शन है उतना ही वहां पर क्या होना चाहिए? शियर फोर्स। ये अभी पढ़ा ना हमने, ये बात समझ आई? अब देखो बच्चों, वैसे किसी ने बनाया क्या SFD? किसी ने बनाया? सिर्फ संदीप? तुम इतने जो रिलैक्सिंग मोड में बैठे हुए हो, कॉफी मंगवा दूं एक? है आराम से रिलैक्स कर रहे हो यहाँ पे। अब हाथ पाओ पेन को चला लो। ये कौन सा कर्व है भाई? बहुत ही अलग चीज बनाई है ये तो, इतिहास में किसी ने नहीं बनाया आज तक। कुछ नया दे दिया तुमने सोम को। ये कौन सा? तो वहां पर जीरो, ये जीरो नहीं है, नॉन जीरो। व्हाई दिस? वो बनेगा आंसर। वेरी गुड। अब देखो बच्चों, पपलू टपलू इधर देखो, ये A पॉइंट है, इधर देखो ये B है, ये लग रहा है WL/2। अब हमें पैराबोला बनाने, फिर से वो दो पैराबोला में से एक बनेगा। या तो पैराबोला बनेगा ऐसे या बनेगा ऐसे। अब हमें ये पता है बी पर लोडिंग इंटेंसिटी क्या है। सारांश, बी पर लोडिंग इंटेंसिटी क्या है? तो जब आप SFD में बी पर स्लोप निकालोगे तो अजय वो क्या होना चाहिए? जीरो या नॉन जीरो? बहुत बढ़िया।
सागर ईंट ले आओ, बाहर से ईंट ले आओ। पहले यहाँ पर होती थी यार, क्या पीछे रखी है क्या? मैं अबे जब जो लोडिंग इंटेंसिटी होगी वही स्लोप होता है, तो बी पॉइंट पे जब आप स्लोप लोगे तो वो जीरो आना चाहिए। अबे स्लोप टेंजेंट लोगे तो वो जीरो आना चाहिए, क्योंकि बी पॉइंट पर लोडिंग इंटेंसिटी क्या है? जीरो। तो जब आप पैराबोला बनाओगे ये वाला, तो बच्चे बी पॉइंट पे स्लोप लिया, सीधा चला गया स्लोप। अबे स्लोप टेंजेंट टेंजेंट, ये ना देखो, ये इसको टेंजेंट बोलते हैं। तो टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे कर्व से छूता हुआ निकलता है। तो जब आपने बी पॉइंट पर स्लोप लिया, टेंजेंट लिया, कहां जा रहा भाई, तो ये छूता हुआ निकल जाएगा। तो अगर आप ये वाला पैराबोला बनाते हो तो बी पर स्लोप कितना आ रहा है? जीरो। और बी पर लोडिंग इंटेंसिटी क्या है? जीरो। तो ये वाला एसएफडी बनना चाहिए, दिस शुड बी दी एसएफडी। अगर आप दूसरा पैराबोला यूज करते ये वाला, क्या बच्चे बी पर स्लोप जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा। स्लोप कहां जीरो आ रहा है? ए पर। बट क्या ए पर लोडिंग इंटेंसिटी जीरो है? नहीं है। तो ये वाला पैराबोला ना बन पाता, फिर ये वाला बनना चाहिए। अबे मेहनत करनी है तुम लोगों ने। अब वो आज बच्चा आएगा, वो देखना क्या अलग फॉर्म में होगा। वो भाई साहब यूपीपीएससी निकल गया, एसएससी जेई निकल गया उसका, और सिर्फ उनकी लाइफ नहीं, पूरी फैमिली की लाइफ बेहतर बनती है। अगर आपकी एक अच्छी नौकरी लगेगी तो सिर्फ आपकी लाइफ नहीं बेहतर बन रही है, पेरेंट्स की लाइफ बेहतर बनती है, आपके सिबलिंग्स की लाइफ बेहतर बनती है, आपके एक्सटेंडेड फैमिली जब बनेगी उनकी लाइफ बेहतर बनेगी। एसएससी जेई और यूपीपीएससी निकालना बहुत बड़ी बात है। अब एक सही टाइम पर घर होगा आपका अपना, बढ़िया घर बनाएंगे आप, एक गाड़ी खरीदेंगे बढ़िया। नहीं तो बस यही है, देखो गाड़ी में दो तरीके से आप बैठ सकते हैं। एक तो पीछे, जिसमें आप आगे वाले को बताते हैं कि हाँ भैया इधर ले चलो। एक होता है आगे, जिसमें आप पीछे वाले से पूछते हैं कि भैया कहाँ जाना है। तो अब आपका चॉइस है, ये कि आपने पूछना है कि आपने बोला कि सर मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। कि कैसे? कि मुझे आया कि सैसदारा रोड जाना है, मैंने मना कर दिया कि नहीं जा रहा मैं, मेरा ऑटो, मैं नहीं जा रहा, मैं अपनी मर्जी से चलता हूँ सर। मैं मतलब बात तो सही कह रहा लड़का, किसी को सुनता नहीं सर मैं। वो आया मेरे पास, तो ये मर्जी से, यही ऐसी मर्जी चलेंगी फिर। तो भैया ये सब ना करें, काइंडली ध्यान दें। मैं एज अ स्टूडेंट अगर बोलूं तो ये चीजें मुश्किल नहीं है, मुश्किल चीजें है ही नहीं सोम में। सोम सिर्फ स्कूल की मैथ्स है। अब आपने बिल्कुल सर हमने मैथ्स पढ़ी नहीं कभी, क्या फायदा फिर? कैसे सिलेक्शन हो ही नहीं सकता? फिर मैं झूठ थोड़ी बोल दूंगा कि अच्छा मैथ्स नहीं पढ़ी यार हो जाएगा, नहीं होगा। और स्कूल की मैथ्स है यार, स्लोप निकालना, टेंजेंट निकालना, ये सब पता होना चाहिए। समझ आई बात? ये एक क्वेश्चन अभी हम और करेंगे और फिर हम इनके बीएमडी बनाएंगे। अभी हमने सिर्फ एसएफडी बनाए, एक पेज छोड़िए। कल ना आते ही मैं तुम लोगों से पहले एक साइन करवा लूंगा कि एसएफडी बीएमडी पढ़ते पढ़ते अगर हमारे मुंह से झाग निकल गया तो टीचर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं तो ये कल आ जाएगी पुलिस वाले, अरे आपने क्या पढ़ा दिया, 8 बच्चे बेहोश हो गए। मैं को सर मैं तो मैथ्स पढ़ा रहा था सर, बेसिक सिंपल चीजें पढ़ा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, नहीं होगा सिलेक्शन अगर आप ये छोड़ दोगे, सिलेक्शन नहीं होगा, यकीन मानिए। अभी ये मैं आपको दिखाऊंगा, आपके एसएससी जेई के क्वेश्चन है ये और यूकेपीएससी जेई के, और आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स की तो हवा भी नहीं लगेगी, वो कहां से किधर निकल जाएगा। और आरसीसी में सिर्फ कंक्रीट नहीं है कि कंक्रीट के 4 फॉर्मूले रट ले, लिमिट स्टेट मेथड बैंड बजा देगा अगर आपने बेसिक कंसेप्ट को नहीं सीखा। तो ये बहुत जरूरी है पढ़ना। क्या है, मान लो मैं ये सारा स्किप करा दूं कि हाँ अरे एसएफडी तो बहुत हल्का है, ये करा दिया, और क्लास में वही हंसी मजाक चल रहा है कि अरे हाँ वाह आप पार्टी होगी, आज आज चाय पिलाता हूँ, समोसा खिलाता हूँ। बहुत टीचर्स करते भी ऐसा, ऐसी बात नहीं है। तो बच्चे भी खुश होते, क्या यार टीचर है यार, क्या समोसा खिलाया यार उन्होंने, पिज्जा खिलाया भाई, पिज्जा, यही तो टीचर है भाई, यार गजब फीडबैक सर, हमें ऐसे ही टीचर चाहिए। कि क्यों? तो पिज्जा खिलाते हैं सर वो, और जब रिजल्ट आएगा ना घर में जो जूते चप्पल पड़ेंगी, तो वही टीचर का दिमाग में आता है कि पिज्जा ही खिलाता, कंसेप्ट भी सिखा देते कुछ। अबे कंसेप्ट सीखो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाता तुम्हें।
तुम्हें पता नहीं है, जैसे मान लो आप किसी को, आपके मन में कोई बहुत अच्छा कोई आइडिया है और आप किसी को बताओ कि भाई देख अगर मैं ऐसे करूँ ना तो बहुत अच्छा हो सकता है, सोसाइटी बेहतर बन सकती है, और आपका दोस्त ऐसे हाँ अच्छा, तो आपको दुख होगा। अब मैं जैसे इतने एक्साइटमेंट से बता रहा हूँ कि देखो ये स्लोप है, ये स्लोप ऐसे जाएगा, ये वाला पैराबोला नहीं बनेगा, ये वाला पैराबोला बनेगा, और मैं जब तुम लोगों को देखता हूँ तुम लोग अच्छा अच्छा कितनी देर है और क्लास? तो मेरा तो जोश यहाँ से तुम लोग यहाँ मुझे लग रहा है मुझे यूट्यूब पे मोटिवेशन देखना पड़ेगा 2-3 अभी वीडियो। वो है ना जो 8-9 साल के बच्चे आजकल मोटिवेशन दे रहे हैं, एक वो बच्चा नहीं वो टाई पहन के जो आता है पतला सा एकदम, देखा होगा कि अपनी माँ की आंखों में आंसू, देखो पता नहीं दिखाऊंगा मैं उसका, उसका मोटिवेशन तुम देख लो, तुम कहोगे कि नहीं हम डिमोटिवेटेड सही है। कोई नहीं, ये तो ज्यादा मोटिवेशन दे दिया उसने, वो दिखाऊंगा। मैं देखा उसको भाई यूट्यूब पर, हर कोई मोटिवेशन दे रहा, हर कोई, मतलब मुझे लग रहा है मोटिवेशन 3 साल की उम्र से स्टार्ट हो रहा है और 83 साल, मुझे लग रहा है मोटिवेशन जब सब दे रहे हैं तो ले कौन रहा है? तो सब तो दे ही रहे हैं, यहाँ पे हर कोई मोटिवेटेड है, तुम में से भी 4 की वीडियो पड़ी होगी वहां पर, और यहाँ आके सर ये नहीं हो पाएगा मेरे से, और वहां जाके अपने सपनों के लिए लड़ना है, यहाँ आके सर सपना बदल दिया हमने, वहां जाके लड़ना है अपने सपनों के। अबे थोड़ा ध्यान दे लो यहाँ पे। चलो बे नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फोर्थ है ये, विद मोमेंट एट द फ्री एंड। बेटे फोर्थ पॉइंट है ये, रूल, अच्छा रूल भी तो लिखवाना था वैसे, चलो ये लिख लो फिर इसके बाद लिखवा दो, मैं ऐसे लिख देता हूँ साइड में कि मुझे याद रहे कि रूल भी लिखवाना है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आया एग्जाम में, अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आप कर सकते हैं। बच्चे एक बीम है जिसके फ्री एंड पर एक मोमेंट लग रहा है, मुझे बताइए बी पर रिएक्शन कितना आएगा? ध्यान लगाना है, ध्यान मग्न हो जाना है। लेंथ एल है, रिएक्शन, रिएक्शन कहाँ की तरफ आएगा? रिएक्शन मींस फोर्स पे या सपोर्ट पे कितना रिएक्शन आया, मोमेंट नहीं, सपोर्ट पर रिएक्शन है 0, क्योंकि भैया जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो समेशन ऑफ फोर्सेस 0 होता है, आरबी को बैलेंस करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं है, तो रिएक्शन कितना आएगा 0। तो इसका मतलब बच्चे यहां पर शियर फोर्स भी कितना आएगा 0। अब आपने क्या करा, सेक्शन कट करा, कहीं पर आपने कहीं पर सेक्शन कट करा, तो शियर फोर्स कहीं भी मान लीजिए, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स कहीं भी मान लीजिए, और मोमेंट क्या लोड आ रहा है कहीं पर, तो शियर फोर्स क्या है 0। तो अगर आप इसका एसएफडी बनाओगे तो आप ये बोलोगे कि शियर फोर्स कहीं पर भी इंड्यूस नहीं हो रहा है, तो 0 शियर फोर्स, एसएफडी 0, कुछ नहीं है यहाँ पे 0, शियर फोर्स आया ही नहीं इस बॉडी में। वो बॉडी जिनमें शियर फोर्स 0 हो और सिर्फ बेंडिंग इंड्यूस हो उसको प्योर बेंडिंग बोलते हैं। बट पहले ये बना लीजिए, इसमें डाउट है पूछो, डाउट तुम लोग पूछते नहीं हो, चेहरा बिल्कुल ऐसे बना लिया है कि समझ भी आ रहा है कि समझ आ नहीं रहा है, बट बोलना भी नहीं है। तुम लोग तो ऐसे खेलते हो कि पहचानो मेरे मन में क्या है, कि हमारा चेहरा देखो खुद से समझो। सेल्फ वेट इग्नोर्ड है, किसी भी बीम का हम सेल्फ वेट कंसीडर नहीं कर। अब जो हमने 5 केस पढ़े, पहले रूल लिख लेते हैं, जो 5 केस पढ़े अब इनके बीएमडी बनाएंगे, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ एसएफडी बना रहे हैं। 4 केस, और एक बात देखो बच्चों, जितना आप एनर्जी में जोश में रहोगे ना, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, हर टीचर के साथ ही है, वो आपको और 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें भी बताएंगे कि ये भी इनके काम आ सकती है। अगर आप जोश में नहीं रहोगे, पढ़ाई को लेके आपके अंदर एक जोश नहीं है, तो टीचर क्या करते हैं, वो एक चीज उल्टा कम बताएंगे कि ये इसको ही समझने में इनकी बैंड बजी हुई है, अगली चीज बता दी तो उसमें तो बेहोश हो जाएंगे।
जोश के साथ बैठिए, घर जाके पढ़ाई करिए, जितना यहाँ पढ़ना जरूरी है इससे ज्यादा जरूरी है घर पर पढ़ना। रैंक सेल्फ स्टडी से आते जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। जो मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन दिया था कि डिस्ट्रीब्यूशन में दूसरी तरफ मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई थी, वो इसीलिए दिया कि आप उसको करो। और जब तक आप एसएफडी बीएमडी नहीं सीखोगे आगे समझ नहीं आएगा, रैंक नहीं आएगी। आपका सिर्फ एक पर्पस है, रैंक लाना। जैसे क्या है, गेट एग्जामिनेशन में 30 नंबर अगर आप ले आओ 100 में से तो क्वालिफाई हो जाता है गेट। उसके बेसिस पर आप स्टेट से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से एमटेक कर सकते हो। 12,400 रुपया आपको पर मंथ मिलेगा, जिसको स्टाइपेंड बोलते हैं। तो गेट में क्वालिफाई करके भी काम चल जाएगा, ठीक है। आपको बुरी हालत नहीं होगी, घर वालों से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, 12,400 में काम हो जाता है अगर आपके बहुत ज्यादा लग्जरियस नीड नहीं है। इस एग्जाम में क्या है, या तो सिलेक्शन है या नहीं है, क्वालिफिकेशन जैसा कोई टर्म नहीं है। या तो आपको नौकरी मिलेगी या नौकरी नहीं मिलेगी। तो गेट पे एटलीस्ट बच्चे पे ये प्रेशर नहीं होता है। खराब पेपर जाए तब भी 30-35 मार्क्स आ जाते हैं। एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी हमीरपुर, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस से बच्चा एमटेक डाल देता है और अगले साल एग्जाम फिर से देता है। कितने सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ, इवन यहाँ का एक स्टूडेंट था, उन्होंने पहले गेट का एग्जाम दिया, जीबी पंत कॉलेज से थे वो, गुड़दौड़ी, गुड़दौड़ी सुना होगा ना। तो उनकी रैंक 2000 के आसपास आई। इस बार फिर गेट दिया, 399 रैंक आ गई। आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर से अब मास्टर्स कर। आईआईएससी से किसी ने मास्टर्स का टैग लग गया, लाखों का पैकेज है महीने में। साल का पैकेज नहीं बता रहा हूँ, ये महीने का पैकेज है। इजीली 2-2.5 लाख रुपए महीने का पैकेज लगता है, मतलब 24 लाख का पैकेज लगता है वहां से, अगर बच्चे में मेहनत करने की क्षमता है तो। और जो वहां तक पहुंचा उसमें ऑब्वियसली है भी। बट आपके एग्जाम में क्या है, खराब हुआ तो बस फिर कुछ जीरो, इसके अलावा फिर कुछ नहीं बचेगा। अब सीटें आई है, अब दोबारा, आपको भी पता है मुझे भी पता है सीटें भी क्यों आई है, इलेक्शन है इसलिए आ गई। अब दोबारा 5 साल बाद इलेक्शन आएगा तो हो सकता है उसी टाइम पे सीटें निकलेंगी फिर। तो बीच में ऐसा भी नहीं है कि ये एक रेगुलर एग्जाम नहीं है जो हर साल होगा कि ठीक है इस साल नहीं हुआ अगले साल सिलेक्शन ले लेंगे। तो कोई भी स्टेट पीएससी का एग्जाम रेगुलर नहीं होता। यूपी पीएससी का मैं आपको बता रहा हूँ, 2011 में नोटिफिकेशन आया था, 11 में, 13 में एग्जाम हुआ, 13 में, 16 में इंटरव्यू हुआ, ज्वाइनिंग पता है कब हुई है, 18 में। जो 2011 में नोटिफिकेशन आया था वो 2018 में ज्वाइनिंग हुई, 7 साल बाद। तो आपके एग्जाम में सिर्फ एक चीज है, या तो नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्वालिफिकेशन जैसा नहीं है कि नहीं इनको आधी कम तनख्वाह दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको अपना 100% एफर्ट देना पड़ेगा, 100%। 99% पर भी सिलेक्शन नहीं है। और जो मैं आपको एक करा रहा हूँ, अब आप घर जाकर एक बार ये एसएससी जेई और यूकेपीएससी जेई का प्रीवियस ईयर पेपर तो देखिए, आपको समझ आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं वो जो बहुत कंसेप्चुअल है। कुछ होंगे थ्योरी बेस, वो हर बच्चा कर सकता है, आप भी कर लेंगे, कोई और भी कर लेगा। आपको उससे आगे निकलना है तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप फर्स्ट केस पर आओ। अब हम बीएमडी बनाएंगे 4 केसेस के। पहले रूल लिख लो, सॉरी रूल लिखो। रूल ये है कि अगर लोडिंग वीडीएल है तो बच्चे एसएफडी कैसा बनेगा, पैराबोलिक। लिखो रूल 4। देखो, इफ द लोडिंग इज VDL, if the loading is VDL, then SFD is parabolic. Then SFD is parabolic. कोई दिक्कत तो रह रही किसी को? अब देखो बच्चों, सबसे पहले आपको 2 चीजें सीखनी है, एक होता है सैगिंग, एक होता है हॉगिंग। एसएफडी में जैसे मैंने आपको बोला, आप एसएफडी ऊपर बनाओ नीचे बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है। बट बीएमडी में ऐसा नहीं है।
बीएमडी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बीएमडी ऊपर बनाते हैं नीचे। जब बीम सैग करेगी, ये सैगिंग है, सैगिंग में क्या होता है, टॉप फाइबर कंप्रेशन में और बॉटम फाइबर टेंशन में। तो बच्चे जब सैगिंग होती है तो बीएमडी को हम बोलते हैं कि बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है, और जब हॉगिंग